हेलो एवरीवन। तो ये ड्रामा इस तरह से स्टार्ट होता है कि हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम यून सियो है। यून सियो एक टॉप एक्ट्रेस है, लेकिन इस टाइम उस पर डाउन टाइम चल रहा है क्योंकि वो एक ड्रग अब्यूज़ के केस में फंसी हुई है। अब उसके बाद टाइम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो उस केस में इनोसेंट तो साबित हो गई थी, लेकिन फिर भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक क्लियर इमेज चाहिए होता है जो कि उसका खराब हो चुका था। इसी वजह से आजकल उसे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था और वही जो कभी इंडस्ट्री पर राज करती थी आजकल गुमनामी की जिंदगी जी रही है। और यही न्यूज़ जब अपने बारे में यून सियो सुनती है तो वो लगता है कि खुद की जान लेने की कोशिश कर रही है। उसके मैनेजर को तो यही फील हुआ था। वो उसे रोकता है तो उसे दिखाने लगती है कि इतनी वीक मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने मल्टीविटामिन्स ले रही थी। मैनेजर उसे हिम्मत दिला रहा था कि जल्दी तुम्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा और उसी टाइम पर वो उसके हाथ में एक बड़े ड्रामे का स्क्रिप्ट देख लेती है और वो उससे जबरदस्ती ये स्क्रिप्ट छीनती हुई वॉशरूम में जाकर चोरी चोरी इसी की कहानी को रीड करने लगती है। ये एक टॉप ड्रामा था, एक बड़े राइटर का लिखा हुआ, उसका नाम था लव हर्ट्स, और वो उसकी स्टोरी में खुद को ही इमेजिन करने लगती है। और बस वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, ख्यालों की दुनिया में खो चुकी थी कि जैसे इस ड्रामे में एक्ट्रेस का काम हर हाल में उसे ही चाहिए। अब वो बाहर निकलकर मैनेजर से कहती है कि पता है ये कैरेक्टर मेरे लिए ही बना है, मैं इस पर बिल्कुल फिट उतरती हूँ। वैसे भी इस ड्रामे में मेन लीड तो एक लॉयर है और मैंने भी तो लॉ ही पढ़ा हुआ है। लेकिन उसका मैनेजर उसे स्क्रिप्ट ले लेता है और कहता है नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये तो मिंजी के लिए है। लेकिन यहाँ पर यून से किसी तरह हार मानने वाली नहीं थी और वो कहती है कि मैं खुद राइटर से बात करूंगी। अब वो किसी तरह से अपने लिंक्स के थ्रू उस राइटर से अपनी मीटिंग एडजस्ट करा ही लेती है और फिर उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। लेकिन वो कहती है कि इस वक्त तुम्हारा इमेज अच्छा नहीं है और वैसे भी तुम्हारी एक्टिंग इतनी भी कमाल की नहीं। तुम्हें सारे कैरेक्टर्स इसी वजह से मिले थे कि तब तुम पीक पर थी, लेकिन अब तुम्हारा डाउन टाइम है। जब वो उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करती है तो आगे से उसके सामने एक शर्त रख देती हैं जो कि उनको लगता था कि इम्पॉसिबल होगी, और वो यही शर्त थी कि तुम कुछ अरसे एक लीगल फर्म में सेक्रेटरी के तौर पर काम करने का एक्सपीरियंस हासिल करो, इस रोल में घुसने की कोशिश करो और उसके बाद हो सकता है हम तुम्हें कंसिडर कर लें। अब ये बात एक दफा तो यून से को खुद की इंसल्ट की तरह फील होती है। वो अपनी एजेंसी के सीईओ के पास जाती है और उनसे कहती है कि कोई ऐसे भी मुझे इंसल्ट कर सकता है, लेकिन सीईओ जून सुक उससे कहते हैं कि अगर तुम वाकई ये कैरेक्टर करना चाहती हो तो बहुत से लॉ फर्म वाले मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं वहाँ तुम्हें एडजस्ट करा सकता हूँ। और यून से वो बेचारी उस रोल को हासिल करने के लिए इस बात के लिए भी मान जाती है। अब मिस्टर जून सक अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जो कि एक बहुत बड़ी लॉ फर्म में एक सीईओ था और उसका नाम था अटर्नी यून। वो उनको यही कहता है कि जो यून से है टॉप एक्ट्रेस रही थी, एक्चुअली उसे कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है और वही जॉब ट्रेनिंग मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी कंपनी के किसी अटर्नी के पास करे। अब अटर्नी यून जैसे ही ये सुनता है तो पता चलता है कि वो तो यून सीओ का बहुत बड़ा फैन है और वो तो मन ही मन में इमेजिन भी करने लगता है कि वो हमारे ऑफिस में आकर काम करेगी तो मैं उसे कैसे ग्रीट करूंगा। अब वो अपनी लॉ फर्म के कुछ पार्टनर्स को कंसीडर करने लगता है कि किसके साथ उसे काम करने के लिए बिठाऊं, जिनमें से एक अटर्नी चोए था और दूसरी थी अटर्नी मून। लेकिन वो दोनों ही उसे सूटेबल नहीं लगते। एक तो था मामास बॉय और दूसरी थी जिसका हर 4 दिन बाद दिल टूट जाया करता था। और फिर उसके बाद वो अपनी एजेंसी के टॉप अटर्नी को सिलेक्ट करता है कि जिसके अंडर वो यून सियो को काम कराएगा, और वो है हमारे ड्रामे का मेन लीड और उसका नाम है लॉयर जंगरुक। जिस तरह से यून सियो एक स्टार थी उसी तरह से जंगरुक को भी अगर हम लॉ की दुनिया का स्टार बोलें तो ये गलत नहीं होगा। अब यून जाकर जंगरुक को समझाने की कोशिश करता है और कन्विंस करता है कि तुम्हारे लिए मैं एक नई सेक्रेटरी हायर कर रहा हूँ, प्लीज उसकी ट्रेनिंग कर दो। लेकिन जंगरुक को जब पता चलता है कि उस लड़की ने तो अपनी बैचलर्स की डिग्री भी कंप्लीट नहीं करी और लॉ में एडमिशन लेकर थोड़े अरसे बाद छोड़ दिया था, तो वो तो मानने से इनकार कर देता है। लेकिन यहाँ पर सीईओ यून एक तो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है कि उस लड़की के पास अब कोई काम नहीं, उसका कैरियर डिस्ट्रॉय हो चुका है, और साथ ही साथ उसे कोई 5 साल पुराना वाकया भी याद दिलाने लगता है। ये सुनकर जंगरुक इमोशनल हो जाता है और इन दी एंड उसे बात उसकी माननी ही पड़ती है। तो अब फाइनली नेक्स्ट ही डे जब यून सेओ ने अपनी ज्वाइनिंग करनी थी तो उस दिन सीईओ जियोन एकदम रेडी होकर और हाथ में बुके लिए उसका वेलकम करने के लिए खड़ा होता है
और इसके साथ साथ हमें ये भी दिखाते हैं कि जंगरुक ने इस शर्त पर उसे अपनी सेक्रेटरी रखने के लिए माना था कि अगर वो खुद ही क्विट करना चाहेगी तो ना आप मुझे कुछ कहेंगे ना ही उसे रोकेंगे। मीन्स कि उसका माइंड ये था कि वो इतनी सख्ती करेगा कि वो खुद ही क्विट करने पर मजबूर हो जाएगी। और फिर फाइनली वहाँ पर यून सेओ की एंट्री होती है। वो जैसे ही एलिवेटर से निकलती है तो सारे लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। लग नहीं रहा था कि वो इस ऑफिस में कोई जॉब करने आई है, लगता था कि किसी मॉडलिंग का फोटोशूट देने के लिए आई है। और जितनी सुंदर वो लग रही थी और जिस तरह की रेडी थी, सीईओ यून ने उसे वेलकम भी उसी तरह का दिया था। लेकिन जब वो जंगरुक के पास जाती है तो वो उसे जरा भी भाव नहीं दे रहा था। इनफैक्ट जंगरुक तो उसका नाम भी गलत ले देता है। ये सुनकर तो यून सेओ हैरान रह जाती है कि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी और जिसके अंडर काम करने आई है वो ढंग से उसका नाम भी नहीं जानता। तो वहाँ की डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो उठा उठा कर उसे एक्ट करके दिखाने लगती है, जिस तरह से उसने उन प्रोडक्ट्स की मॉडलिंग करी थी। वो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स में अपीयर हुई थी, लेकिन लगता है कि जंगरुक को इन चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो नजर भर के भी उसे नहीं देखता, बल्कि उसे ये सारा कुछ बंद करके ये कह देता है कि आइंदा कभी काम पर लेट ना आना, क्योंकि लेट आने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब यून से बेचारी का तो मूड खराब हो जाता है। वो जाती है और अपने डेस्क पर बैठ जाती है और सोचती है कि लगता है कि सारे के सारे अटर्नीज बस इसी तरह के खड़ूस इंसान होते हैं। इतने में थोड़ी देर बाद उस अटर्नी जंगकुक के लिए एक कॉल आती है, जो अटेंड तो करती है लेकिन उसे ट्रांसफर करनी नहीं आ रही थी कि बॉस को कैसे ट्रांसफर करूं। वो तो सोच रही थी कि इस फोन की वायर इतनी लंबी नहीं कि वहां तक पहुंच सके। अब उसकी ये हरकत जंगरुक को काफी अनोइंग लगती है। वो पहले तो इस बात पर उसकी इंसल्ट करता है और उसके बाद उसे कुछ फाइल्स देता है स्कैन करने के लिए, लेकिन वो गिर जाती है। तो वो उठाते हुए भी उसे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसने बहुत छोटे छोटे से कपड़े पहने हुए थे। ये भी अब बॉस को खुद ही समेटनी पड़ती है। इन दी एंड वो यही कहता हुआ चला जाता है कि तुम यहाँ आई हो तो बस रिलैक्स ही करो, अब ना फोन उठाना ना कोई और काम करना। अब उसके बाद सीईओ यून आता है और सबको कहने लगता है कि क्यों ना आज हम यून सेओ को एक वेलकम लंच दें। ये सुनकर सारे लोग ही खुश हो जाते हैं, लेकिन यून सेओ इनकार कर देती है, ये कहकर कि मेरे बॉस बिजी हैं और मैं तो उनको छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तो उनकी सेक्रेटरी हूँ। अब काफी देर इसी तरह से गुजर गई थी। उसे बहुत भूख लगने लगती है, तो वो जाती है और जंगरुक से कहती है कि सर 20 मिनट हो गए, लंच टाइम हुए। तो कहता जाओ और करो लंच। लेकिन यून सेओ को तो अपने इंसल्ट फील होती है ये सुनकर। वो कहती है कि आज से पहले मैंने कभी लंच अकेले नहीं किया। लोग ऐसे मुझे अकेले खाना खाते देखेंगे तो मेरे बारे में बातें बनाएंगे कि मेरा कैरियर गया और अब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। तो आगे से उसे कह देता है ठीक है फिर यही मंगवा लो, मैं तो यहाँ से चला। और बस बेचारी का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप जाती है और एक इंस्टेंट कॉफी बनाकर आ जाती है। जबकि उधर जंगरुक वो जब वापस आ रहा था तो उसे एक दफा तो यून सेओ का ख्याल आ ही जाता है और वो उसके लिए खाना पैक करा लेता है। अब वो जैसे ही वापस आकर देखता है तो बहुत सारे कोलीग्स उसके सेक्रेटरी के डेस्क पर जमा हुए थे। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगता है। वो उन सारों को तो वहां से भगा देता है और उसके बाद यून सेओ की क्लास लेता है। कहता है कि तुम टीवी पर फेमस होगी, लेकिन ये टीवी नहीं है, ये रियल लाइफ है। तुमने काम करना है तो ढंग से करो, नहीं तो अपना टाइम गुजारो और यहाँ से जाओ। मेरे ऑफिस में रश नहीं पड़ना चाहिए, और हाँ आइंदा से अपनी ड्रेसिंग थोड़ी सी एलिगेंट रखना। अब यून सेओ की लाइफ में पहली दफा किसी ने इतनी इंसल्ट करी थी। उसे बहुत गुस्सा आता है, जो कि वो वॉशरूम में जाकर चीख चिल्ला कर निकालती है। और तो और वो उसे फोन पर बात करते हुए भी सुन लेती है। वो किसी से कह रहा था कि सेक्रेटरी तो मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ता भी यहाँ निकाल पाएगी, शी इज होपलेस। अब ये सुनकर तो उसे लगता था कि मेरी और भी ज्यादा डबल इंसल्ट हो चुकी है। वो जाती हुई वापसी पर अपने मैनेजर से कहती है कि मुझे तो ये रोल ही नहीं चाहिए अगर इस इंसान को बर्दाश्त करना पड़े तो। लेकिन रास्ते में वो शूटिंग होते देखती है तो उसे अपने दोबारा से पीक वाले डेज याद आने लगते हैं और वो सोचती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं अपने उसी फेम को, उसी पॉपुलैरिटी को दोबारा हासिल करके रहूंगी। अब घर पहुंचकर थोड़ी देर तो वो रोती है और उसके बाद हिम्मत करती है। और नेक्स्ट डे उसका मैनेजर उसे उसके डेस्क पर सोते हुए पाता है। वो देखता है कि सारी रात वो अपने वर्क से रिलेटेड ही वहाँ पर रिसर्च करती रही थी ताकि वो खुद को कुछ नॉलेजेबल दिखा सके और एज ए सेक्रेटरी अच्छा काम करे। और नेक्स्ट डे वो बिल्कुल टाइम से ऑफिस भी पहुंच जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जंगरुक अपनी एक लॉयर फ्रेंड यूरियोम से मिलने के लिए गया हुआ था और उनको देखकर लग रहा था कि उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती है। उसे भी मालूम पड़ गया था कि उसकी सेक्रेटरी कोई और नहीं बल्कि यून सेओ बनी हुई है। अब वो मीटिंग में था तो आज ऑफिस में लेट आता है, लेकिन उसके आने से पहले यून सेओ बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग ले लेती है, जैसे कि कॉल्स फॉरवर्ड करना, प्रिंटर यूज करना, और इसके अलावा उसे सेक्रेटरी के तौर पर और जो भी काम करने थे वो उन सब की लिस्ट बना लेती है। अब जैसे ही जंगरुक ऑफिस में पहुंचता है तो वो यून सेओ को एकदम फॉर्मली ड्रेस्ड देखकर उसकी तारीफ करता है कि आज तुम बेटर लग रही हो।
और जंगरुक को वो बताती है कि उसने उसका डेस्क भी एकदम क्लीन एंड टाइडी कर दिया है। लेकिन वो किसी चीज से इम्प्रेस होने की बजाय अपनी एक फाइल तलाश करने लगता है जो कि उस टाइम पर वहां से मिसिंग थी। अब उसे डांट भी देता है कि आना मेरे डेस्क पर पड़ी चीजों को तुमने हाथ नहीं लगाना, वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब बिन बात के बिना किसी गलती के बेचारी को फिर से डांट पड़ी थी। वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें विमेन से नफरत है, लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे विमेन बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली मुझे तुम ही अच्छी नहीं लगती। अब वो तो गुस्से में उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर अटर्नी चोय आया था जो कि जंगरुक को वही वाली फाइल देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर थे नहीं तो तुमसे बिना पूछे तुम्हारी ये फाइल मैं पढ़ने के लिए ले गया था। अब ये देखकर जंगरुक को अंदाजा होता है कि उसने बिन बात के बेचारी यूनसो को इतना डांटा। अब थोड़ी देर बाद जंगरुक जाता है और उससे कहता है कि हाँ वो फाइल मुझे मिल चुकी है। उसे लगा था कि ये मुझसे अपोलोजाइज करेगा, लेकिन आगे से जंगरुक कहने लगता है कि मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि आइंदा से मेरे डेस्क को तुम अरेंज ना करना, क्योंकि मैं अपने डेस्क को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही रखता हूँ और कोई और टच करे मुझे पसंद नहीं। दूसरी तरफ हमें यूरियम को भी दिखाते हैं। आज उसके ऑफिस में एक नया अटर्नी आता है, बल्कि मिस्टर किम था, जिसे देखकर लग रहा था कि वो दोनों एक्स लवर्स हुआ करते थे। अब यून सेओ को आज अपने सारे कोलीग्स के साथ डिनर पर जाना था क्योंकि ये उसकी वेलकम पार्टी थी। उसका मैनेजर उसे वार्न कर देता है कि प्लीज ज्यादा ना ड्रिंक करना। वो कहती है कि मेरा खुद पर बहुत कंट्रोल है, लेकिन उसका सारा कंट्रोल 2 ही पैग लगाने के बाद हवा में उड़ जाता है और वो गुस्से में वहां पर ड्रंक होकर मिस्टर जंगरुक का नाम बार बार बुलाई जा रही थी और कह रही थी कि वो मेरे सामने आए तो मैं उसे एक पेज की तरह फाड़ के रख दूं। एक्चुअली जंगरुक भी उस डिनर में इन्वाइटेड था, लेकिन एक क्लाइंट से मीटिंग की वजह से वो थोड़ा लेट हो जाता है और जैसे ही वो ऑफिस वापस पहुंचता है तो उसी टाइम पर बाकी लोग भी वापस आ रहे थे। यून सेओ बिल्कुल ड्रंक थी। वो उसे देखकर आगे बढ़ती है उसे कोई बात करने के लिए, लेकिन वो पीछे हट जाता है और फिर बेचारी की इज्जत का इस तरह फालूदा हो जाता है। अब उसे बहुत गुस्सा आता है। अगर इस टाइम पर जंगरुक चाहता तो उसे थाम लेता और इस इंसल्ट से बचा सकता था, लेकिन उसने तो डॉज कर दिया। अब जंगरुक घर पहुंचता तो हमें पता चलता है कि किम भी उसका फ्रेंड है और वो उसी के घर पर आया हुआ है। वो अभी लौटा है तो वो उसी के घर पर थोड़े अरसे के लिए ठहरेगा। अब नेक्स्ट डे यून सेओ बड़ी हिम्मत करके ऑफिस आती है और उसे लगा था कि सारे लोग इस बात को भूल चुके होंगे क्योंकि उसे बहुत ह्यूमिलिएटिंग लग रहा था, लेकिन वो सभी लोग बार बार उसे वो बात याद दिलाते हैं, इवन के एक्ट भी करके दिखाते हैं कि तुम इस तरह से ट्रैश कैन से घिसटती चली गई थी। अब यून सेओ को सारा गुस्सा आता है जंगरुक पर कि वो चाहता तो मुझे इस इंसल्ट से बचा सकता था, जबकि सीईओ योन वो भी आज जंगरुक को यही कहता है कि प्लीज वो लड़की स्वीट सी है, उसे नाइस रहा करो। अब यून सेओ किस तरह से खुद को संभालती और अपने बॉस को बहुत अच्छे से वेलकम करती है। उसे लगा था कि ये सॉरी तो करेगा, लेकिन वो सॉरी की बजाय उससे कह देता है, लेकिन वो उसे कहता है कि अगर तुम जल्दी टल्ली हो जाती तो तुम्हें ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, और अगर तुम्हें लगता है कि वो सब मेरी वजह से हुआ था तो नहीं, ये तुम्हारी अपनी वजह से हुआ, ना ड्रंक होती ना ऐसे गिरती। अब यून सेओ को तो वो बहुत अनोइंग लगा था, लेकिन आज जंगरुक ने उसमें एक पॉजिटिव चेंज देखा था और वो ये था कि वो पहले से बेटर काम कर रही थी। उसे कॉल्स भी बहुत अच्छे से हैंडल करनी आ रही थी, वो बाकी कामों में भी बहुत सीरियस दिखाई दे रही थी। आज उसमें एक प्रोफेशनल सी लुक थी। अब दूसरी तरफ हमें मिस्टर जून सक को दिखाते हैं और वो यही पुराने दिनों को याद कर रहा था जब उसने पहली दफा सी जॉन को देखा था। उसकी छोटी सी एजेंसी थी और उसने उसे मॉडलिंग में रख लिया था। वो जितनी सुंदर थी और जितनी अट्रैक्टिव थी, उसे लगता था कि वो अब भी शायद बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा कम बैक करेगी। वो उसके लिए बहुत होपफुल था। जबकि यून सेओ आज वो अपने मैनेजर के साथ गाड़ी में बैठकर लंच कर रही होती है कि वहीं पर उसे सामने जंगरुक दिखाई देता है और मैनेजर जैसे ही जंगरुक को देखता है तो कहता है कि इतना हैंडसम मैन, तुम इसकी सेक्रेटरी हो, तुम वाकई लकी हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कितनी बैड लक से गुजर रही है। अब जंगरुक ऑफिस में कोलीग्स को बातें करते हुए सुनता है। यून से वो कभी भी अकेले लंच नहीं करती। जब बॉस उसका नहीं होता तो वो बेचारी भूखी रहती है, सिर्फ चाय पीती है। ये सुनकर उसे बहुत अफसोस होता है और अब की बार जब वो आती है तो वो उससे पूछने लगता है कि क्यों ना हम दोनों इकट्ठे लंच के लिए चले, लेकिन वो तो पहले ही लंच कर चुकी थी। उसे झूठ बोल देती है कि आजकल मैं डाइट पर हूँ, लेकिन उसे एकदम जंगरुक का बदला हुआ बिहेवियर देखकर काफी हैरानगी होती है। अब उसके बाद जंगरुक जैसे ही आज घर में वापस पहुंचता है तो किम और वो बातें कर रहे थे। यहाँ पर वो बातों बातों में उसे कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि यूरियम तुम्हें लाइक करती है, लेकिन आगे से जंगरुक का कहना था कि मुझे नहीं, वो तुम्हें लाइक करती है, तभी तो तुम्हारी एक्स लवर रही है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे यून सेओ की यादें आने लगती हैं। वो बेचारी इतनी डांट खाती थी, लेकिन फिर भी हमेशा फेस पर स्माइल सजाए अच्छे से अपना काम करने की कोशिश करती थी। ये बात जंगरुक को बहुत पसंद आई थी। नेक्स्ट डे यून सेओ बेचारी खुद ही आज अपनी गाड़ी ड्राइव करती हुई ऑफिस की तरफ आ रही थी, क्योंकि उसके मैनेजर ने कहा था कि वो मिलिट्री में एनरोल हो रहा है, थोड़े से ट्रेनिंग के लिए जाएगा तो आ नहीं सकेगा उसे पिक एंड ड्रॉप देने के लिए। यहाँ पर उसे ड्राइविंग करते हुए काफी दिक्कत हो रही थी, उसकी वजह से ट्रैफिक भी जैम हो जाती है और एक पैसेंजर तो
आकर उस पर हमला करने की भी कोशिश करता है, लेकिन थैंक्स गॉड वो सुगत ऑफिस के सामने ही थी और जंगरुक आता है और उस बंदे को तुरंत ही रोक लेता है। वो बिल्कुल हीरो की तरह से यून सेओ को प्रोटेक्ट कर रहा था और वो उसे लीगल टर्म्स में डराता हुआ उसके बाद यून सेओ को प्रोटेक्ट करता हुआ अपने साथ ले जाता है। और अब यून सेओ भी सोचने लगती है कि शायद जंगरुक इतना भी बुरा नहीं जितना उसके बारे में सुना जा रहा है। आज काम पर जंगरुक फील करता है कि यून सेओ की मेमोरी बहुत जबरदस्त है और इस बात पर वो खुद की भी बहुत सारी तारीफें करती है कि मेरे बारे में हमेशा डायरेक्टर्स भी यही कहते थे कि जो सुनती हूँ फौरन याद हो जाता है। अब उसके बाद जाते जाते उसे ऑफर करता है कि क्यों ना आज तुम मेरे साथ डिनर पर चलो। ये सुनते ही वो परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या ये मेरा फेयरवेल डिनर है, वरना आप मुझे क्यों खाने पर इनवाइट करेंगे। लेकिन वो बोलता है पगली ऐसा कुछ भी नहीं। अब वो उसे अपने साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ पर उसका ख्याल था कि ज्यादा कस्टमर नहीं होंगे और ना ही कोई इसे पहचानेगा। लेकिन वहीं पर ही उसके 2 पोस्टर भी लगे हुए थे और वो लोग उसके पोस्टर उतार कर उसके बारे में ये भी बोल रहे थे कि ये तो एक फॉल डाउन स्टार है। जंगरुक को फील होता है कि इस बेचारी का बहुत दिल टूटा होगा, लेकिन वो फिर भी हिम्मत में रहती है और कहती है लोग मेरे बारे में गॉसिप्स और हेट कमेंट्स करते रहते हैं, मुझे सब की आदत है। ये बात सुनकर जंगरुक को बहुत अच्छा लगता है और वो जाते जाते कहता है कि आज से पहले एज ए सेक्रेटरी मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन आज से करता हूँ। और ये कहते हुए वो उससे हैंडशेक करने लगता है। यहाँ पर यून से आगे बढ़ती है लेकिन दोबारा से वो गिरने वाली थी, पर अब की बार जंगरुक उसे संभाल लेता है और कहता है कि देखो इस दफा मैंने डॉज नहीं किया। अब ये सीन इतना रोमांटिक था कि यून से बेचारी थोड़ी नर्वस हो जाती है और जिस रास्ते उसने जाना था उसकी बजाय अपने घर का रास्ता ही भूल जाती है। जबकि जंगरुक वो जैसे ही घर आता है तो उसका फ्रेंड किम उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें एक बहुत सुंदर सी सेक्रेटरी मिली है जो कि एक फॉर्मर स्टार भी है। अब जब वो उसे छेड़ने लगता है तो जंगरुक कहने लगता है कि मैंने कभी उसे इस नजर से नहीं देखा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यू सेउन बहुत खुशी खुशी ऑफिस आती है, लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता था कि कल रात जब से वो डिनर से होकर आई उसकी शामत तैयार पड़ी है। अब उसने उसे रियल में अपनी सेक्रेटरी एक्सेप्ट किया था तो फुल टाइम उससे काम भी लेता है और इतने मुश्किल टास्क उसे देता है कि वो बेचारी थक हार के बैठी होती और सोचती कि काश मैं इसके साथ डिनर पर ना ही जाती। एक दफा तो उसका मन करता है कि सब कुछ क्विट कर दे, लेकिन फिर उससे ख्याल आता है कि उसे हर हाल में ये रोल चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती। बस 3 महीने किसी न किसी तरह गुजर जाएंगे। अब नेक्स्ट डे जंगरुक उससे कहता है कि मैंने मीटिंग पर जाना है और उसमें तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा, लेकिन तुम पहचान ही ना जाओ क्योंकि सुना है कि वो जो दूसरा लॉयर है वो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। ये सुनकर वो खुश तो होती है और फिर कहने लगती है कि क्या मैं अपने फेस पर एक मोल बना लूं ताकि पहचान ही ना जाऊं। लेकिन जंगरुक कहने लगता है कि मोल इनफ नहीं होगा और उसके बाद खुद से उसकी ड्रेसिंग कराता है और उसे इस तरह का तैयार करता है कि कोई भी उसे पहचान ना सके, कि वो खुद भी खुद को मिरर में भी ना पहचान सके। और इसी बीच वो उसे कुछ खाना भी नहीं खाने देता कि कहीं ये मास्क ना उतार दे और झूठ बोल देता है कि इसने वेट गेन किया है 3 kg, इसे कपड़े भी से फिट नहीं आते इसलिए मेरी सेक्रेटरी आजकल डाइट पर है। लेकिन जब एक दफा जंगरुक साइड पर था तो वही लॉयर आता है और यून सेओ से कुछ बातें करने लगता है। यहीं पर ही उसे कुछ शक हो रहा था, वो उसकी नेकलाइन भी पहचान गया था, इवन के उसका इतना बड़ा फैन था कि उसके हैंड्स और उसके नेल्स देखकर भी उसे कुछ शक होने लगता है। लेकिन एंड टाइम पर जब वो उसका मास्क उतारता उससे पहले ही जंगरुक वहां पहुंच जाता है और कहता है कि आप मेरी सेक्रेटरी को हाथ नहीं लगा सकते। उसे खुद हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। अब जंगरुक को भी उस पर दया आ जाती है और वो उसको अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहां पर स्पेशली उसके लिए काफी सारा खाना ऑर्डर करता है जो कि वो दिल खोल कर खाती है और जंगरुक को भी वो इस तरह से खाना खाती और स्वीट बातें करती बहुत अच्छी लग रही थी। अब नेक्स्ट डे यून सेओ एक दफा कोर्ट में जाती है। यहाँ पर लॉयर चोए के साथ वो आई हुई थी, लेकिन लॉयर चोए अपनी बहुत बड़ी तारीफें वहां कर रहा था और उसे कोर्ट के 1-2 केसेस भी दिखाता है। लेकिन जब मिस्टर चोए का केस लड़ने की बारी आई तो वो केस हार जाता है। ये देखकर यून सेओ को काफी हंसी आती है और ये ख्याल भी आता है कि इस लॉ फर्म में पर्सनैलिटी और स्किल्स दोनों को लेकर लगता है कि जंगरुक का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। अब जंगरुक के पास एक नया केस आता है जो कि एक हाई स्कूल गर्ल का था। यून सेओ भी उससे कहने लगती है कि सर आप ये केस ना लें, क्योंकि आज ही उसने कोर्ट की हियरिंग में सुना था वो लड़की, उसका ना तो बिहेवियर ठीक था और लग रहा था कि वो वाकई गिल्टी है। लेकिन जंगरुक कह देता है कि वो गिल्टी है कि नहीं इसका फैसला जज करेगा, हम नहीं कर सकते, और वो ये केस ले लेता है। अब उसके बाद उसकी वही क्लाइंट जब उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में आई हुई थी तो वो उससे ठीक से बिहेव भी नहीं कर रही थी। वो अपने लॉयर के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं चाहती थी, बल्कि उसे बहुत रूडली और बदतमीजी से बात करने लगती है। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी यून सेओ से, जो कि ऊपर से आ जाती है और उससे कहती है कि तुम कोऑपरेट करोगी तो कोई तुम्हारी हेल्प करेगा।
लेकिन इससे पहले कि उनकी लड़ाई आगे बढ़ती, जंगरुक यून सेओ को अपने साथ साइड पर लेकर जाता है और कहता है कि जब क्लाइंट और उसका अटर्नी आपस में बातें कर रहे होते हैं तो सेक्रेटरी का वहाँ कोई काम नहीं होता, और अगर तुमने लॉ की फील्ड में आना ही है तो अपने इमोशंस को साइड पर रखो। वो उसे काफी डांट देता है। अब इस बात का यून सेओ को बहुत अफसोस होता है कि मैं तो सिर्फ इसकी हेल्प ही कर रही थी, और जंगरुक को भी अंदाजा हो जाता है कि वो बिल्कुल न्यू थी। मैंने उससे कुछ ज्यादा ही रूडली और सख्ती से बात कर दी है। इवन के अगले 2-3 दिन वो दोनों एक दूसरे से फासले पर रहते हैं, और इसी वजह से पूरे ऑफिस को भी अंदाजा हो गया था कि इनके बीच जरूर कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। लेकिन यून सेओ को आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की की कहानी के बारे में पता चलता है। एक्चुअली उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे, उसकी मम्मी उसे छोड़ गई थी और डैड भी अपनी लाइफ में मगन रहते थे। वो अकेली थी जो खुद को संभालती फिर रही थी। अब उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च तो यून सेओ ने करा ली थी अपनी एजेंसी के थ्रू। एक्चुअली वो फॉर्मर के पॉप आइडल ट्रेनी थी, और उस पर जो फ्रॉड का केस था उसे लगने लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, और वो लड़की सिर्फ अपनी तन्हाई की वजह से अटेंशन सीकिंग के लिए ये सारा कुछ कर रही थी। अब वो जैसे एजेंसी से बाहर निकलती है तो सामने देखती है कि उसका मैनेजर जो उससे झूठ बोल रहा था कि मैं मिलिट्री ट्रेनिंग पर गया हूँ, एक्चुअली आजकल मिंजी के लिए काम कर रहा है, और मिंजी तो उसकी राइवल थी। इसी बात को लेकर उन दोनों की आपस में बहुत लड़ाई होती है, और बस बहुत मुश्किल से मैनेजर उनकी कैट फाइट को खत्म कराता है। अब उसके बाद उससे माफी भी मांगता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारा लास्ट चांस है, इसके बाद कोई चांस तुम्हें नहीं मिलेगा। इतने में यून सेओ को पता चलता है कि वही लड़की अरेस्ट हो चुकी है, और अब उसके लॉयर को तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचना पड़ता है, और सेक्रेटरी भी अपने बॉस के साथ जाती है। अब वो लोग उसे पुलिस स्टेशन से बेल कराकर बाहर लेकर आते हैं, एक जगह खाना खिलाते हैं। यहाँ पर एक दफा जंगरुक जब साइड पर जाता है तो यून सेओ उस बच्ची से बात करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि मैं एक फॉलन स्टार हूँ, तुम अच्छे से जानती हो, लेकिन अभी भी मेरे में हिम्मत है और मैं दोबारा से शाइन करूंगी, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। अगर एक दफा तुम के पॉप आइडल नहीं बन सकी तो अपने ऊपर ये केस लगवा कर तुम क्यों अपना कैरियर तबाह कर रही हो। और वो जिस तरह से उसे तसल्ली देती और दोबारा खड़ा होने की हिम्मत दिलाती है, और वो सारा कुछ सच जंगरुक को बता देती है। उसने कोई फ्रॉड नहीं किया था, और अब जंगरुक ठीक से उसका केस लड़ता है, और जितनी अच्छी उसकी कैपेबिलिटीज थी, जब उसकी क्लाइंट उसके साथ इतनी ज्यादा कोऑपरेशन कर रही थी तो लगता है कि वो केस जीत ही जाएगा। बाहर निकलकर जंगरुक थैंक्स करता है यून सेओ का, और उससे कहने लगता है कि तुम वाकई ठीक थी। वो हैरान रह जाती है उसके मुंह से अपनी तारीफ के शब्द सुनकर। उसे कहती है प्लीज एक दफा दोबारा भी बोलना। इतने में उसका स्कार्फ उड़ता है, और वही स्कार्फ उसे दोबारा पहनाते हुए कहता है तुमने वाकई बहुत अच्छा किया यून सेओ। और बस यून सेओ के लिए तो इतना ही काफी था। वो बहुत खुश हो जाती है, इवन कि उसे ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। वो पहले से भी ज्यादा पैशन से अपना काम कर रही थी। इवन कि उसने जंगरुक से रिक्वेस्ट की थी कि इस वीकेंड पर वो लीगल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स उसे सिखा देगा, क्योंकि इस तरह से वो अपना काम ज्यादा बेटर कर सकती है। जंगरुक भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन मैनेजर जब ये सुनता है तो वो तो परेशान हो जाता है। लेकिन यून सेओ के लिए नहीं, बल्कि जंगरुक के लिए, कि वो पहले ही 5 दिन तुम्हें बर्दाश्त करता है, अब एक और दिन भी करेगा बेचारा। अब यून सेओ बार बार ड्रेसेस ट्राई करती और इन दी एंड बहुत सुंदर सा रेडी होकर वो पहुंच गई थी, और वो लोग एक यूनिवर्सिटी में एक एम्प्टी क्लासरूम में मिलने वाले थे। यून सेओ सोचते हैं कि शायद ये मेरे साथ कुछ अकेले समय बिताना चाहता है, और कितना रोमांटिक सीन होगा जब हम दोनों इकट्ठे पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन एक्चुअली सीन जरा भी रोमांटिक नहीं था। वो एक टीचर की तरह बोर्ड पर खड़ा होकर उसे पढ़ा रहा था, और इन दी एंड तो बेचारी की पढ़ पढ़ के बैंड ही बज जाती है। अब वो फ्रेश होना चाहती थी तो उससे कहती है कि एक नई लीगल मूवी आई है, क्यों ना हम ड्राइव इन थिएटर में जाएं। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि जंगरुक इतना बिजी रहता है कि उसने लास्ट टाइम मूवी 10 साल पहले देखी थी। लेकिन अब वो यून सेओ के साथ जाने पर रेडी हो ही जाता है, और यून सेओ उस लीगल मूवी में से तलाश कर करके उससे क्वेश्चंस पूछने लगती है, ताकि ये ना लगे कि उसके साथ समय बिताने के लिए आई है। यहाँ पर बातों बातों के बीच यून सेओ का हाथ एक दफा जंगरुक के हाथ से टकरा जाता है, और वो तुरंत ही बहुत शर्मा जाती है और कहती है कि ये मत समझना कि मैं तुम्हारा एडवांटेज ले रही थी, बल्कि ये गलती से हुआ है। अब थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलता है, और जंगरुक से एक लड़की आकर बात कर रही थी। यहाँ पर यून सेओ बहुत जेलस होती है और बाद में उससे पूछती है कि वो तुमसे क्या कहने आई थी। जंगरुक बताता है कि वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं सिंगल हूँ तो वो मेरा नंबर ले सकती है। लेकिन मैं सिंगल तो हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उसे अपना नंबर नहीं दिया क्योंकि मैं अभी अवेलेबल नहीं। अब ये सुनकर पता नहीं क्यों यून सेओ को मन ही मन में बहुत खुशी होती है, और वो अपनी इमेजिनेशंस में ही खो जाती है। अब इस तरह से उसे देखकर जंगरुक के फेस पर भी स्माइल आ गई थी, और वो देखती है कि पहली दफा स्माइल कर रहा है। वो बहुत खुश होती है। जबकि जंगरुक जैसे ही घर पहुंचता है तो किम उसे छेड़ने के लिए रेडी बैठा था।
था जिसने उसके पास थिएटर का टिकट देख लिया था, और वो पूछने लगता है कि तुम किसके साथ गए थे? अपने उसी सेक्रेटरी के साथ जो कि सुना है बहुत सुंदर है। जबकि उधर यून से भी उन सारे मोमेंट्स को याद कर रही थी जब जब जंगरुक ने उसके लिए कुछ स्पेशल किया था और उसका दिल जीता था। वो सोचती है कि जितना रूड वो ऊपर से दिखता है, अंदर से उतना ही पोलाइट और स्वीट भी है। अब नेक्स्ट डे जंगरुक और यून से दोनों एक जगह गए हुए थे। वहीं पर ही उनकी मुलाकात यूरियोम से हो जाती है और यूरियोम जंगरुक को अपने साथ कॉफी पर चलने को कहती है। अब यहाँ पर यून से को उन दोनों की क्लोजनेस से ये तो अंदाजा हो जाता है कि यूरियोम जंगरुक को बहुत अच्छे से जानती है, उसकी हर पसंद और नापसंद को, इवन कि वो बचपन की बातें भी कर रहे थे। और उसकी बातों पर जंगरुक इतनी दफा खुल खुल कर स्माइल कर रहा था कि यून से तो जेलस हो जाती है कि मैंने तो इतने अरसे में पहली दफा कल इसकी स्माइल देखी है और इस लड़की से ये इतना क्लोज है। और वहां से बाहर निकलते ही वो जंगरुक से कह देती है कि तुम इतना स्माइल क्यों करते हो, कि अभी कल रात ही तो तुमने कहा था मैं स्माइल करते अच्छा लगता हूँ। लेकिन वो आगे से कह देती है कि स्माइल की भी एक हद होती है, अंदर से इतना स्माइल ना करना। और जंगरुक तो बस हैरान ही रह जाता है कि क्या बोलकर चली गई है। और जब छुट्टी का टाइम होता है तब भी जंगरुक उससे कहने आता है कि अब तुम जा सकती हो, तो आगे से यून से बहुत नखरे से वहाँ से चली जाती है बिना उसे गुड बाय बोले। अब वो अपने मैनेजर से भी ये सारी बातें शेयर कर रही थी। मैनेजर आगे से कहने लगता है कि तुम ऐसे क्यों सोच रही हो, वो जिससे मर्जी चाहे स्माइल करे, जिससे मर्जी दोस्ती रखे, क्या तुम उसके लिए फॉल तो नहीं कर चुकी? अगर तुम उसे लाइक नहीं करती तो ये जेलसी कैसे आई? और यून से को तो खुद भी अपनी फीलिंग्स का अभी तक अंदाजा ही नहीं था। वेल, अब उसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जंगरुक के पास एक नई क्लाइंट आती है जिसका ये इशू था कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे स्टॉक कर रहा था और उसे बहुत हैरेसमेंट फील होती थी। वो उसके घर में भी कहीं ना कहीं से घुस आता था। इवन कि इससे पहले जब वो रिलेशनशिप में थे तो वो उसे स्लीपिंग पिल्स उसकी ड्रिंक में डाल कर दे देता था ताकि उसका फोन और उसकी चीजें चेक कर सके। ये सारा कुछ सुनकर यून से भी बहुत अपसेट हो जाती है और उसे भी पता नहीं क्यों वही बातें याद आने लगती हैं जब उसे भी ड्रग अब्यूज के केस में फंसा दिया गया था। मतलब जैसे ही जंगरुक घर पहुंचता है तो उसे बातों ही बातों में अपने फ्रेंड किम के थ्रू पता चलता है कि एक बहुत बड़ा सीईओ था जिसका नाम था मिस्टर ली, और उसने यून सेओ को एक झूठे ड्रग के केस में फंसा दिया था क्योंकि यून सेओ ने उसे रिजेक्ट किया था और इसीलिए उसने उसे बदला लिया था। यून सेओ इनोसेंट तो साबित हो गई लेकिन फिर भी उसका इमेज हमेशा के लिए खराब हो गया। अब ये सुनकर जंगरुक को यून सेओ से बहुत ज्यादा हमदर्दी होने लगती है और उसे समझ आती है कि वो बेशक जितनी भी बबली दिखाई देती है लेकिन इसके पीछे इसने कितना सफर किया है। और नेक्स्ट ही डे से वो ऑफिस में उससे कुछ ज्यादा ही पोलाइटली बिहेव करने लगता है, पहले से भी ज्यादा। अब नेक्स्ट डे वो यून सेओ को भेजता है उसी क्लाइंट से मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही उस क्लाइंट के घर पर जाती है तो वहाँ पर टेबल के नीचे उसका एक्स बॉयफ्रेंड छुपा हुआ था जो कि उन दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन एन टाइम पर वहाँ जंगरुक पहुंच जाता है और एक हीरो की तरह से यून सेओ की सुरक्षा करता है और उसे बचा लेता है। लेकिन ये सब देखकर यून से वो बहुत डर गई थी। अब जंगरुक उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो अरेस्ट हो चुका है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और इशारों इशारों में उसे इनडायरेक्टली यही कहने की कोशिश करता है कि जो विक्टिम होता है ना बेचारा, उसे सफर करने की कोई जरूरत नहीं, वो हमेशा अपना सर उठा के चले और जिसने उसे ट्रैप किया होता है वही हमेशा बदनामी झेलेगा। अब उसी लड़ाई के बीच जंगरुक की नेक पर थोड़ी सी स्क्रैच आ गए थे और यहीं पर ही यून से उसे मेडिसिन अप्लाई करने लगती है। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं तो दोनों ही बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। अब उसके बाद घर पहुंचकर भी यून से उसका थैंक्स करती है जबकि जंगरुक उसका कि तुमने मुझे मेडिसिन लगाई। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भी यून से को सबसे पहला मैसेज जंगरुक का ही मिलता है जो उसे बताता है कि आज मैं 1 घंटा लेट होऊंगा और हाँ आजकल ठंड बहुत है, गर्म कपड़े पहन कर निकलना। अब थोड़ी देर बाद वो जैसे ही ऑफिस में पहुंचता है तो देखता है कि बहुत कुछ बदला हुआ था। उसके सेक्रेटरी के डेस्क पर हर चीज बस पिंक ही पिंक दिखाई दे रही थी। यून से वो कहती है कि आप ही ने तो मुझे इजाजत दी थी कि मैं कलरफुल कपड़े पहन सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्प्रिंग आ गई है, बहुत कुछ कलरफुल कर दें। और जब वो अपने डेस्क पर आता है तो वो भी देखकर हैरान रह जाता है, वहाँ पर भी बहुत कुछ पिंक था। वो उसे कहती है कि वैसे तो मुझे पता है आपको डार्क कलर्स पसंद है लेकिन थोड़ा सा पिंक का स्प्लैश आपका मूड अच्छा कर देगा। लेकिन ये सारा कुछ जंगरुक को बहुत ओवर लग रहा था तो वो उससे कहता है कि सब कुछ पिंक यहाँ से हटा दो। अब वो सारा कुछ लेकर जा रही थी लेकिन जाते जाते वो वहाँ पर हार्ट शेप के पिंक स्टिकी नोट्स छोड़ जाती है और कहती है एटलीस्ट ये तो रख लें। और आज के दिन उनकी लाइफ में काफी फन आ गया था क्योंकि वो एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं कर रहे थे
बल्कि उन्हें हार्ट शेप्ड स्टिकी नोट्स पर ही एक दूसरे से जो भी काम होता था कहते थे। और ये सारा कुछ काफी रोमांटिक लगता है जब इन दी एंड उनके पास बहुत सारे स्टिकी नोट इकट्ठे हो चुके थे एक दूसरे की याद के तौर पर। वेल अब यून से तो जैसे उसकी दीवानी ही बनती जा रही थी। इवन कि वो ऑरेंजेस खाते हुए भी ही लव्स मी नॉट बोले जा रही थी। और जब वो उसे अपने साथ कोर्ट में लेकर जाता है तो तब भी जिस तरह से कॉन्फिडेंटली वो हमेशा आर्ग्यू किया करता था, उसे देखकर वो बहुत इम्प्रेस होती है। वो किसी ड्रामे के मेन लीड से कम नहीं लगता था। इतने में वहां पर प्रोसिक्यूटर यूरियम भी पहुंच जाती है। ऑल्दो यहाँ पर यून से वो बहुत कोशिश करती है कि वो साइड पर ले जाकर जंगरुक को अपने साथी लंच पर ले जाए और यूरियम उनको देख ना सके, लेकिन फिर भी वो उनको देख लेती है। और फिर वो जंगरुक से कहने लगती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, इवन कि एक सीक्रेट शेयर करना है, क्यों ना हम दोनों इकट्ठे लंच पर चलें। ये सुनते ही जंगरुक यून से को ऑफिस जाने को बोल देता है और खुद यूरियम के साथ चला जाता है, जिसकी वजह से यून से बेचारी का दिल ही टूट जाता है। वो तो बहुत जेलसी फील कर रही थी और एक्चुअली यूरियम ने उससे एक केस से रिलेटेड डिस्कशन करनी थी और उस केस पर दोनों ही एक दूसरे के ओपोनेंट थे, वो प्रोसिक्यूटर और ये अटर्नी। अब उस केस की डिस्कशन के बाद जल्दी जल्दी में जंगरुक वहां से निकल नहीं करता है क्योंकि उसे यून से की बहुत फिक्र हो रही थी कि पता नहीं उसने खाना खाया होगा कि नहीं। और जैसे ही वो पहुंचता है उसे कहता है कि अभी भी हमारे पास 20 मिनट है, चलो लंच पर चलते हैं। लेकिन वो आगे से गुस्से से भरी खड़ी थी और कहती है कि हार्ट शेप वाले स्टिकी नोट्स भी मैं वापस ले रही हूँ क्योंकि तुम्हें तो ये पसंद नहीं आए थे। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। वो उससे पूछता है कि तुम मुझे घूरे क्यों जा रही हो, तो वो आगे से बोल देती है कि एक एक्ट्रेस की आईज सुंदर होनी चाहिए और मेरी कुछ ज्यादा ही सुंदर है, इवन कि कैमरा भी मैस्मराइज हो जाता है और तुम भी वही हुए हो। वेल अब थोड़ी देर बाद शाम को उसे मनाने की दोबारा कोशिश करता है और पूछता है कि तुम मुझसे कुछ अपसेट दिखाई दे रही हो, क्या आज लंच पर जाने का वादा नहीं पूरा कर सका। वो आगे से कहने लगती है कि आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेरा फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी का हक है और मैं रख सकती हूँ। ये सुनकर वो इम्प्रेस भी बहुत होता है कि इसे आर्टिकल्स याद हो गए हैं। अब उसके बाद वो उससे एक बहुत मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछती है कि वो मूवी जो तुमने मेरे साथ देखी थी और वो जो 10 साल पहले देखी थी, इनमें से कौन सी है जिसके साथ तुम्हारी ज्यादा मेमोरीज जुड़ी हैं। वो दोनों की तारीफ कर देता है और इस बात पर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उसे मीन कहते हुए चिल्लाते हुए वहां से निकल जाती है। अब सारे कोलीग से इकट्ठे आज डिनर था और यहाँ पर उसे लगता था कि जंगरुक तो ऑफ कोर्स आएगा नहीं, वो पहले भी नहीं आता, लेकिन आज वो सबसे पहले वहां पर जाकर बैठा हुआ था, ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ यून से की वजह से। अब यहाँ पर जंगरुक सबके सामने ही कह देता है कि आज मैं इस डिनर पर इसलिए आया हुआ हूँ क्योंकि मैं यून से मिलना चाहता था, इससे कुछ बातें क्लियर करनी थी। लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझसे नाराज दिख रही है। सारे ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। और यून से तो हैरान थी, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये सबके सामने इस तरह की कोई बात करेगा। जंगरुक कहने लगता है कि देखो सबके सामने खुल के बता दो, लंच नहीं करने की वजह से नाराज हो या फिर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा काम का लोड दे दिया या फिर अपना ऑफिस पिंक कलर में डेकोरेट नहीं करने दिया। मेजोरिटी में जो भी कहेंगे कि मैं गलत हूँ तो फिर मैं मानूंगा और अगर तुम गलत तो तुम मानो। लेकिन यून से तो बस हैरान थी और बात को टालने के लिए सिर्फ इतना ही कह देती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं, एक्चुअली मैं इसलिए सेंसिटिव एक्ट कर रही थी आज के दिन क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। और ये कहकर वो खाना खाना स्टार्ट कर देती है। अब यून से इतनी अपसेट हो गई थी कि वो ड्रिंक कर लेती है और उसके बाद जाकर जंगरुक की अकेले में क्लास लेने लगती है कि हमारी बीच की बात थी, तुमने सबके सामने क्यों खोल दी, क्या ये तुम्हारे किसी केस का कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, तुम कब नॉर्मली बिहेव करोगे। अब वो कहने लगता है कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो गई ना। वो कहती है क्लियर हुई, मेरी जूती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे बगैर ही लंच में पास्ता खाने के लिए चले गए, पता है मुझे पास्ता कितना पसंद था। वो कहता है ठीक है फिर कल ही तुम्हें पास्ता खिला दूंगा। फिर वो आगे से कहने लगती है कि बात पास्ता की नहीं है, पास्ता को गोली मारो, तुम किसी और के साथ पास्ता खाने चले गए। अब वो ड्रंक होकर उल्टी सीधी बातें कर रही थी और बस रोए जा रही थी, फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। जंगरुक बहुत हैरान रह जाता है। अब घर जाकर वो किम से पूछने लगता है कि अगर कोई आप पर गुस्सा करे कि आपने किसी और के साथ पास्ता खा लिया तो इसका क्या ये मतलब है कि वो लड़की आपको लाइक करती है। और बस इसी बारे में वो सोचता रह जाता है पूरी की पूरी रात। अब यून से को जब अगले दिन होश आता है तो वो बहुत एम्बेरस होती है और नेक्स्ट मॉर्निंग जंग से मिलते ही उसे कह देती है कि कल जो मैंने बात पास्ता वाली कही थी वो जस्ट एज अ फ्रेंड कही थी, प्लीज कोई गलत मतलब ना निकालना। जिस तरह से बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे की तरफ से लोनली किए जाने पर गुस्सा करते हैं ना, बस वैसे ही किया था, हम भी तो इस लॉ फर्म में बेस्ट फ्रेंड्स है ना। वेल अब उसके बाद जंगरुक को एक नया केस मिल जाता है और इसी केस से रिलेटेड उन्हें एक डिटेंशन सेंटर में जाना था एक्यूज्ड से मीटिंग करने के लिए। वो अपने साथ यून से को भी इनवाइट कर लेता है। यून से सारी रात प्रिपरेशन करती है और बिल्कुल फ्रेश रेडी होती है अगले दिन, क्योंकि उसे लगता था कि वो दोनों इकट्ठे जा रहे हैं इतनी दूर तो एक लॉन्ग ड्राइव ही बनती है। वो भी मॉर्निंग में उसकी टाई की तारीफ करती है और आगे से जंगरुक उसके नेकलेस की तारीफ करता है।
और तो और एनवायरनमेंट को और भी रोमांटिक करने के लिए उसने लंच बॉक्स भी रेडी किए हुए थे और फिर बीच रास्ते में वो लोग लंच टाइम पर एक ब्यूटीफुल व्यू में इकट्ठे बैठकर लंच करने लगते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी तो वापस जाते हुए यूनसेओ को जब सर्दी लग रही होती है तो उससे कहता है कि तुम्हारे हैंड्स को वार्म करने के लिए 2 पॉकेट्स हमेशा अवेलेबल हैं और वो उसी की पॉकेट्स पे हाथ डाल देती है, लेकिन एक्चुअली उसका मतलब था कि अपने पॉकेट्स में हाथ डालो। अब बेचारी यूनसेओ बहुत एम्बैरस होती है। अब वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। जंगरुक सिर्फ अंदर जा सकता था लॉयर होने की वजह से और वो बाहर यूनसेओ को कहता है कि बहुत ठंड है, इसलिए तुम कार की चाबियां लो, एक राउंड लगाओ ब्यूटीफुल सीनरी का, ताकि तुम्हें ठंड भी ना लगे, तुम इंजॉय भी करो और बोर भी ना हो। एक्चुअली जंगरुक उसकी बहुत केयर करता था। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो वापसी के रास्ते में यूनसेओ सो जाती है। अब जंगरुक को बहुत क्यूट लग रही थी, उसे जगाता भी नहीं है। अब जब वो सोकर उठती है तो उससे पूछती है कि क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया, तो आगे से कहता है नहीं, बस थोड़े बहुत खराटे लिए थे तुमने। अब वो सुनकर बहुत एम्बेरस होती है और कहती है कि मेरी जैसी प्रिटी लड़की तुम्हें क्या लगता है खराटे ले सकती है। जंगरुक का तो कहना था कि इस सब में क्या प्रॉब्लम है, इट्स नेचुरल, लेकिन वो एम्बेरस होती हुई गाड़ी से उतरकर चली जाती है। अब उसके बाद हम एक केस की हियरिंग दिखाते हैं। इस केस में यूरियम और जंगरुक दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे। एक कहता था कि मर्डर सेल्फ डिफेंस की वजह से हुआ है, जबकि दूसरे ने कहा था कि इंटेंशनली। अब ये केस बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है और उसके बाद कोर्ट के बाहर यूरियम की और जंगरुक की आपस में भी बहस हो जाती है। एक्चुअली जंगरुक बहुत ज्यादा कमाता था एक अटर्नी होने की वजह से, लेकिन यूरियम सिर्फ एक प्रोसिक्यूटर थी। वो जाते जाते उससे कह देती है कि तुमने बहुत कमाया होगा, लेकिन ये केस तुम नहीं जीतने वाले। अब उनकी लड़ाई की वजह से जंगरुक काफी अपसेट रहता है और वैसे भी सोशल मीडिया पर इधर उधर उस केस को लेकर नेगेटिव रिमार्क्स आ रहे थे। यहाँ पर अगर कोई उसका साथ देता है और उसकी पावर बनता है तो वो कोई और नहीं बल्कि यूनसेओ थी, जो उसे कहती है कि दूसरों की बातें सुने बगैर बस फर्म स्टैंड लिए रखो। अब उसकी ये बातें जंगरुक को इतनी स्पेशल लगती हैं कि वो भी उसे वापस जाते हुए कह देता है कि जो तुमने आज मेरी सपोर्ट में बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। याद रखना, जब भी कभी तुम दुनिया में बिल्कुल अकेली फील करोगी तो तुम्हारे साथ कोई एक बंदा खड़ा होगा और वो मैं हूँगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद जंगरुक उससे पूछने लगता है कि एक बात तो बताओ यूनसेओ, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? लेकिन ये एक्चुअली यूनसेओ के सिर्फ और सिर्फ कान ही बज रहे थे। एग्जैक्टली तो जंगरुक उससे ये पूछ रहा था कि बाय द वे क्या तुम इस वाली शॉप का स्पेशल मीट खाना पसंद करोगी? और बस जब वो इशारा करके एक्सप्लेन करता है तभी यूनसेओ को समझ आती है कि वो कुछ गलत ही सुन रही थी। अब वो उसके साथ मीट खाने के लिए बैठ तो जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसे बहुत बुरा भी फील हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि जंगरुक ने मुझसे डायरेक्टली पूछ ही क्यों नहीं लिया। अब वो उसे टॉन्ट करने लगती है कि लगता है आज से पहले तुमने कभी डेटिंग नहीं की, ना ही कभी लव में पड़े हो। जंगरुक भी कहने लगता है तुम्हारे बारे में मेरा यही ख्याल है, लेकिन आगे से यूनसेओ बहुत बढ़ के मार के उससे कहती है कि मैं तो एक बहुत बड़े डेटिंग शो में होस्ट भी रही थी, सब मेरी ही टिप्स लेते थे। वो ऑनलाइन सर्च करता है तो पता चलता है कि उसका पास्ट इतना क्लियर है कि उसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ था कि यूनसेओ का आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा। वो एक सिंगल, एक्सट्रीमली सिंगल लाइफ गुजारती आई है। अब वो इससे ज्यादा और भी कुछ बोलता वो उसके मुंह में सैलेड का पत्ता ठूंस देती है ताकि वो चुप कर जाए। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था और जंगरुक को तो ओवर टाइम भी करना था। यूनसेओ उसे कंपनी देना तो चाहती थी, उसकी हेल्प कराना चाहती थी, लेकिन वो कहता है कि तुम जा सकती हो। इतने में यूनसेओ को एक कॉल आती है और वो थी उसके मैनेजर की तरफ से। वो उसे जिस तरह से फ्रैंकली बात कर रही थी तो पता नहीं क्यों जंगरुक को जेलसी होने लगती है और वो जाकर देखना चाहता था कि किसके साथ जा रही है, तो तुरंत ही लिफ्ट में पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने माइंड चेंज कर लिया, बाकी का काम मैं कल कर लूंगा। इतने में जब वो लोग एलिवेटर में खड़े हुए थे तो वहीं पर ही लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। एलिवेटर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो यहाँ पर जंगरुक उसे संभालता उसके करीब आता जब वो बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी सिक्योरिटी वाले अंकल आकर किसी तरह से दरवाजा खोल देते हैं और वो ये सीन देख लेते हैं कि वो दोनों कितने क्लोज थे। अब जैसे ही वो डरी डरी बाहर निकलती है तो मैनेजर को तो लग रहा था कि ये सारा कुछ इसके बॉस की वजह से हुआ है, वो इससे ज्यादा काम कर रहा था इसलिए थकी हुई है। ये नहीं पता था कि लिफ्ट खराब होने से डरी है। और जंगरुक से लड़ते लड़ते मैनेजर ने उसे मेरी यूनसेओ भी बोल दिया था और यही बात बार बार जंगरुक के सर में घूमने लगती है कि कहीं ये इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। अब वो नेक्स्ट डे आते ही उससे पूछने लगता है कि कल तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझ पर एक्यूज किया कि मैं तुमसे ओवरवर्क कराता हूँ, तो वो उससे कहने लगती है कि वो बॉयफ्रेंड तो नहीं, ना ही कभी हो सकता है, वो तो सिर्फ मेरा एक कजन है। एक्चुअली वो मैनेजर के बारे में तो बता नहीं सकती थी क्योंकि उसने अपने कैरियर और अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी थी, किसी से शेयर नहीं करी थी। जबकि थोड़ी देर बाद ऑफिस में यही र्यूमर फैली हुई थी कि कल सिक्योरिटी वाले अंकल ने किसी दो हमारे ही ऑफिस के बंदों को आपस में रोमांस करते हुए देखा एलिवेटर में, और शक्लो सूरत की वो जो निशान
कहानियां बताते हैं वो सारी की सारी जंगरुक पर और यून से ऊपर पूरी उतरती थी। यून से बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, हम दोनों नहीं थे। तो वो सारे कहने लगते हैं कि ऑफ कोर्स तुम दोनों हो भी नहीं सकते, क्योंकि तुम दोनों तो हर वक्त लड़ते रहते हो। अब उसके बाद जंगरुक ने एक क्राइम सीन पर जाना था, वहां से कुछ एविडेंस और कुछ चीजों को नोटिस करने के लिए। ये उसके केस में हेल्प करेंगी। और यहीं पर यून सेओ भी उसके साथ आती है। लेकिन इस घर में थोड़ा सा खतरा था। जंगरुक के ऊपर पीछे से कोई हमला कर देता है। जंगरुक को चोट तो काफी आई थी, लेकिन फिर भी वो उस आदमी को जाकर पकड़ लेता है और पुलिस से अरेस्ट भी करा देता है। यहाँ पर यून सेओ को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी और उसका खून बहता हुआ देखकर वो तो रोने भी लगती है। यहाँ पर जंगरुक उसे संभालता है और कहता है ये कोई बड़ी चोट नहीं, प्लीज तुम काम डाउन हो जाओ और घर चले जाओ, वरना पुलिस स्टेशन में मीडिया खड़ी होगी और वो तुम्हें तंग करेंगे। लेकिन फिर भी यून सेओ पुलिस स्टेशन के बाहर उसका वेट करती रहती है। जब वो फ्री होता है तो उसे अपने साथ हॉस्पिटल भी लेकर जाती है, अपना फेस छुपाकर। अब जंगरुक उसका थैंक्स करता है कि तुम मेरी इतनी परवाह कर रही थी, लेकिन वो आगे से कवर करने के लिए कहती है कि तुम्हारी नहीं, मैं तो अपनी परवाह कर रही थी। एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लग रहा था, आपकी सेक्रेटरी हूँ और मुसीबत में आपको इस तरह से अकेले छोड़ दूँ। जाते जाते उसे पिंकी प्रॉमिस लेती है कि आज आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे, अपनी चोट का ख्याल रखें और रेस्ट करें। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में यून सेओ भी बैठी हुई थी और साथ में सीईओ भी और जंगरुक भी। वहां पर वो यही कहने लगती है कि मैं तो डर ही गई थी, अगर उस बंदे ने चोट सीधी इसके सिर पर पहुंचाई होती तो शायद ये जिंदा भी ना होता। ये तो शुक्र है कि ये बच गया, बस एक ही तो झटका उसने मारा था। और बस फिर यून सेओ और सीईओ दोनों मिलकर यहाँ पर जंगरुक को छेड़ने लगते और यही कहते कि तुम जितने मेंटली स्ट्रांग हो और केसेस जीतते हो, वैसे तुम फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो। और ये सब कुछ वो उसे छेड़ने के लिए कह रहे थे। और तो और जब वो देखती है कि ये बात जंगरुक की चिढ़ बनती जा रही है, तो वो जैसे ही ऑफिस में आता है तो वो उसे एक ड्रिंक भी देती है। और फिर जब वो पी लेता है तो कहती है कि ये एनर्जाइजिंग पोशन था, क्या कुछ बेटर एनर्जी फील हो रही है अपने अंदर। ये सुनते ही जंगरुक को गुस्सा आता है, कहता है कि अगर तुमने बार बार मुझे वीक कहना ना रोका तो फिर मैं तुम्हें पर्सनल स्लैंडर के केस में कोर्ट तक घसीट लूंगा। अब यून सेओ को लगता है कि ये मजाक यही रोकना ही पड़ेगा। अब उसी केस की हेयरिंग हो रही थी और यहाँ पर जंगरुक ने इतने अच्छे आर्ग्यू दिए थे और उसके बाद वो एक आदमी को मजबूर कर ही देता है अपनी बातों के जाल में फंसाकर कि इन दी एंड वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मर्डर उस लेडी ने नहीं बल्कि उसने किया था। और बस इसी तरह से जंगरुक वो केस जीत जाता है और यूरियम वो केस हार चुकी थी। अब हर कोई जंगरुक को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन उसके फेस पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। यून से उससे कहती है कि केस जीतने की खुशी में क्यों ना हम लोग इकट्ठे खाना खाएं। अब वो एक जगह जाते तो हैं, यहाँ पर वो उसके फेस की सैडनेस का अंदाजा लगा लेती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद यूरियम ये केस हार गई है, उसी की वजह से ये सैड है। अब उसके बाद जब वो वापस जा रहे थे तो यहाँ पर जंगरुक उससे कहता है कि उस दिन तुमने हाथ अपने पॉकेट्स में डाल लिए थे, आज अगर तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे हो तो मेरी पॉकेट्स तुम्हारे हैंड्स को वार्म करने के लिए हमेशा हाजिर हैं। मेरा मन करता है तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने को, और पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी फिक्र भी बहुत होती है। ये बात करता हुआ जंगरुक इतना रोमांटिक लग रहा था कि यून सेओ को तो बार बार उसी का ही ख्याल आया जा रहा था। उसे ढंग से नींद भी नहीं आती। उसे कहीं ना कहीं 50% कंफर्म था कि ये मुझे लाइक करता है। नेक्स्ट उसके टेबल पर बुके भी पड़ा था। उसे लगा था कि शायद जंगरुक मुझे आज प्रपोज करने वाला है, लेकिन ये तो उसे केस जीतने की खुशी में किसी ने गिफ्ट में भेजा था। ये देखकर वो निराश हो जाती है। अब उसके बाद उनकी एक प्रेजेंटेशन थी और जंगरुक जब बोल रहा होता तब भी उसे यही ख्याल आ रहा था कि शायद ये मुझे अपने प्यार के जुर्म में गिरफ्तार करना चाहता है। और बस उसकी इमेजिनेशंस की लिमिट्स आज कहीं रुक ही नहीं रही थी। वो यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसे मुझे जरूर प्रपोज करना चाहिए। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं होता तो वो घर जाती है और अपना गम भुलाने के लिए ड्रिंक करने लगती है। और जब भी वो ड्रिंक करती थी कुछ उल्टा सीधा जरूर करती थी, आज भी ऐसा ही करती है। वो जंगरुक को कॉल करती है और उससे कहने लगती है मैं और वेट नहीं कर सकती और ना ही मैं हार्ड टू गेट प्ले करूंगी। जो कुछ मेरे माइंड में है वो यही है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम्हारा कन्फेशन चाहती हूँ। जंगरुक तो ये सब सुनकर शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इतनी बड़ी बात यून सेओ ने उससे पहले ही उससे कर दी है। वो ड्रंक थी, अब वो एम्बेरस भी बहुत होगी, उसे टेंशन होने लगती है। और फिर बस ऐसा ही होता है। वो जैसे ही अगली सुबह उठती है उसे अपना कांड याद आता है तो वो इतनी एम्बेरस होती है कि वो फैसला कर दे कि अब वो इस जॉब पर ही नहीं जाएगी और मैनेजर को हमेशा के लिए क्विट करने को कह देती है। अगले दिन ऑफिस में भी सब यही कह रहे थे कि आज यून सेओ ने अचानक से छुट्टी ले ली है। उसने पहली दफा छुट्टी की थी। सब उसके लिए परेशान होते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ गया होगा, लेकिन जंगरुक अच्छे से समझता था कि छुट्टी के पीछे वजह क्या है। वो उसी के बारे में आज कुछ रिसर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि एक इंटरव्यू में यून सेओ ने यही कहा था कि उसकी यही विश है कि उसका लव ऑफ लाइफ उससे अगर कभी कन्फेशन करे तो एक हैंड रिटन लव लेटर की शक्ल में करे। अब वो भी ऐसा ही करता है।
अपने अंदर का एक शायर जगाकर उसके लिए कन्फेशन लेटर लिखना चाहता था, मोस्ट रोमांटिक अंदाज में। लेकिन वो क्या करता, वो लीगल लेटर्स तो लिख सकता था लेकिन लव लेटर नहीं। अब वो उसकी याद में उसी चिकन शॉप पर जाता है जहाँ पर उन लोगों ने एक दफा इकट्ठे खाना खाया था। यहाँ पर यून से भी उसी टाइम पर उसकी याद में पहुंची हुई थी, लेकिन जंगरुक उसे पहचान लेता है, चाहे वो खुद को जितना भी कवर करने की कोशिश करती। वो भागती है तो वो भी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ ही लेता है। अब एक पार्क में उसे बिठाता है और उससे कहने लगता है कि प्लीज एम्बेरस ना हो, और फिर उसे एक लेटर भी देता है। कहता है मेरे जाने के बाद पढ़ना। अब जब वो लेटर खोलती है तो उस पर बस कुछ हार्ट्स बने हुए थे और सिंपली लिखा हुआ था लेट्स डेट। यून से उसे रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। और अब फाइनली वो दोनों डेट कर रहे थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके थे। वो दोनों रात को डिनर पर मिलने का वादा करते हैं, लेकिन जंगरुक देखता है कि आज उसके सामने ही कोर्ट के बाहर यूरियम कोलैप्स होकर गिर जाती है। वो उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है। उसकी फ्रेंड थी, उसकी केयर कर रहा था और ऑफ कोर्स वो लेट हो जाएगा। इसी बात को लेकर वो तुरंत ही एक्सप्लेन कर देता है यून से और कहता है कि हम कल से डेट पर चलेंगे। लेकिन उसके बाद वो खुद तो वहां से चला जाता है और किम को उसकी केयर करने के लिए बिठा देता है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में यून सेओ को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड जैसे ही जंगरुक बना है, तुरंत ही सीईओ ने उसकी पोस्ट चेंज कर दी है और उसे फैसला किया था कि वो मिस्टर चोय के अंडर काम कराएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जंगरुक इससे बहुत ओवर वर्क ले रहा है। यून सेओ को लगा था कि जंगरुक रोकेगा तो सही, लेकिन उसने कुछ भी बुरा नहीं मनाया था। मिस्टर चोय ज्यादातर डिवोर्स के केसेस को हैंडल करते थे और यहाँ पर उसे पता चलता है कि आज उनकी मीटिंग्स में एक एक्ट्रेस भी आने वाली है और वो एक्ट्रेस कभी ना कभी यून सेओ की बहुत बड़ी राइवल भी रही थी। उनके बीच हमेशा 36 का आंकड़ा था और वो ये नहीं चाहती थी कि वो इसे इस लॉ फर्म में काम करते हुए देखें। तो जैसे ही उसकी अपॉइंटमेंट का टाइम होता है, यून सेओ वहां से निकल जाती है। पहले तो वो जंगरुक के पीछे जाकर छुपने की कोशिश करती है कि वो मुझे देख ना ले, लेकिन उसके बाद फैसला करती है कि मैं ऑफिस से ही निकल जाऊंगी सेफ एंड पर रहने के लिए। लेकिन उसी टाइम पर वो एक्ट्रेस भी कुछ भूल गई थी और उनका आमना सामना एक लिफ्ट के बाहर हो जाता है। अब वो उसे बहुत बातें लगाती है कि तुम दोबारा से किसी केस में फंस गई हो, तभी तो लॉ फर्म के चक्कर लगा रही होगी। और ये भी कहती है कि फेस छुपाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों को अब तुम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। अब इसी वजह से यून सेओ का मूड बहुत खराब हो जाता है। वो डेट पर भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जंगरुक को लगता है कि एज बॉयफ्रेंड उसे अपनी गर्लफ्रेंड का मूड ठीक करना चाहिए, तो वो उसके घर पर पहुंच जाता है। यून सेओ भी उसे ऐसे सरप्राइज देता देखकर खुश हो जाती है। वो उसे अपने साथ डेट पर लेकर जाता है। वो उसे यहाँ पर स्टार्स दिखाने के लिए लाया था। वो उससे कहने लगता है कि मैं डेटिंग में इतना अच्छा नहीं, ना ही मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैं बेटर होने की कोशिश करूंगा और यही कोशिश रखूंगा कि तुम हमेशा मेरे साथ खुश रहो। यहाँ पर यून से उससे पूछती है जंगरुक, क्या तुम वाकई मुझे लाइक करते हो या मेरे कन्फेशन की वजह से मेरे साथ हो? तो उसे जाते जाते रोक लेता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा प्यार। और फिर नेक्स्ट ही डे यून से सीईओ से बात करके खुद को वापस ट्रांसफर करा लेती है जंगरुक के ही ऑफिस में। जंगरुक आज ऑफिस आने से पहले कोर्ट में गया हुआ था, जहाँ पर यूरियम उससे कहती है कि आज रात मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, हम दोनों इकट्ठे ड्रिंक करेंगे, और वो मान जाता है। अब वो जैसे ही वापस पहुंचता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर भी खुश था, और तो और गर्लफ्रेंड ने और तो और यून सियो ने आज उनके डिनर के लिए एक रोमांटिक सा टेबल भी बुक कराया हुआ था। लेकिन वो जैसे ही सुनती है कि वो यूरियम के साथ कहीं जा रहा है, तो वो कहने लगती है ये मैंने अपने और मिस मून के लिए बुक कराया था, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम दोनों इकट्ठे डिनर करेंगे। उसके बाद वो जगह जहाँ पर उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रोमांटिक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था, वहाँ पर वो मिस मून के साथ बैठी गॉसिप्स कर रही होती है और वो सोचती है कि ये कैसे दिन आ गए हैं। यहाँ पर मिस मून उसे बहुत सारी बातें बताती और ये भी कहती है कि कॉलेज के दिनों में सुना था कि यूरियम को जंगरुक लाइक करता है, लेकिन एक लव ट्रायंगल थी और इसमें एक मिस्टर किम भी था। किम और यूरियम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए और बस जंगरुक रोता हुआ साइड पर ही अकेला रह गया। उसके बाद से उसने किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, शायद वो आज तक उसे लाइक करता हो। ये सुनकर तो यून से होकर रहा सहा मूड भी बिल्कुल बर्बाद हो जाता है और वो डांटती हुई जंगरुक को कॉल करती है कि मैं अभी के अभी तुम्हें मिलना चाहती हूँ। वो भी परेशान हो जाता है। वो उससे वही कॉलेज टाइम के लव के बारे में पूछती है, तो आगे से उसे क्लियर कर देता है कि हाँ, कभी मैं यूरियम को लाइक करता था, उसके लिए फीलिंग्स रखता था, लेकिन तब मैं एक स्टूडेंट था, लेकिन अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ। अब सीरियसली वो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है, और अगर मेरी फीलिंग्स किसी के लिए हैं तो वो तुम हो और कोई भी नहीं। इतने में किम भी उन्हें वहाँ पर बातें करते देख लेता है। उनकी बातें सुन ली थी तो वो जंगरुक की गर्लफ्रेंड को ऊपर बुला लेता है। अब किम भी उसे सारा कुछ क्लियर करता है और उसकी एक्सप्लेनेशन के बाद उसे समझ आ जाती है कि जंगरुक बिल्कुल ठीक ही कह रहा था
और तो और किम यहाँ पर यून सेओ को बहुत बड़ा फैन भी निकलता है और जिस ब्रांड के उन्होंने फ्राइड चिकन मंगवाए हुए थे उसका एड भी एक दफ़ा यून सेओ ने शूट कराया था। अब फाइनली यून सेओ की मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो गई थी। वो नेक्स्ट डे एक लंबी सी गाड़ी लेकर अपने बॉयफ्रेंड को पिक करने पहुंची हुई थी और यहाँ पर जंगरुक खुद ही ड्राइव करता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड किस तरह की ड्राइवर है और वो रास्ते में उसका हाथ भी पकड़ता है। अब उनकी मॉर्निंग तो बहुत शानदार सी हुई थी और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि आज जंगरुक के अंडर 2 इंटर्नीज आ रहे हैं और वो इंटर्नीज एक्चुअली यून सेओ के फैन भी निकले थे। वो उसे वहाँ काम करता देख बहुत खुश हो जाते और सारा दिन बस उसी के ही इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं। यून सेओ कहती है कि बहुत अरसे बाद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं फिर से स्टार बन चुकी हूँ। अब उनके ऑफिस ने एक ट्रिप पर जाना था। यून सेओ तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि बहुत लंबे अरसे से वो कभी अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ किसी ट्रिप पर नहीं गई थी और ऑफ कोर्स यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ था तो वो बहुत कुछ रोमांटिक भी इमेजिन करने लगती है। यहाँ पर वो बाहर नहीं निकल रही थी। वो कह देती है कि मेरे लिए फिश केक लेते आना, लेकिन इससे पहले कि जंगरुक लेकर आता वहाँ पर बहुत से लोग थे अपना नंबर बनाने के लिए और तो और सीईओ तो फिश केक्स की पूरी बारात ही उठा कर ले आता है। यहाँ पर पूरे ट्रिप के बीच बस यही होता रहता है। जब भी जंगरुक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ करना चाहता था तो उससे पहले और भी बहुत सारे परवाने होते थे जो उसकी खिदमत करने के लिए आगे आगे पहुंचे हुए होते थे। इसी वजह से उस बेचारे को बहुत बुरा फील होता है और कहीं ना कहीं बहुत जेलसी भी होने लगती है। अब उसके बाद सीईओ बहुत से लोगों को डिफरेंट अवार्ड्स भी देते हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था और यहाँ पर बेस्ट न्यू वर्कर का अवार्ड ऑफ कोर्स यून सेओ को मिलता है, जिसे लगता है कि उसे बहुत समय बाद एक अवार्ड मिला तो उसे स्पीच भी देनी ही चाहिए। वो बहुत खुश फील करती है और उसके बाद यहाँ पर उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स भी बन गई थी। उसे बिल्कुल भी लोनली फील नहीं हो रहा था। अब बॉयज एक साइड पर बैठे हुए होते और सब यही कह रहे थे कि ऑल्दो जंगरुक सारा दिन यून सेओ के साथ रहता है लेकिन फिर भी उसकी सबसे ज्यादा सेवा और उसका ख्याल तो हम ही करते हैं। जंगरुक जरा भी कैपेबल नहीं कि सुंदर लड़कियों का ख्याल कैसे रखा जाता है, लेकिन ये तो जंगरुक को ही पता था कि वो उस सुंदर लड़की का बॉयफ्रेंड भी बन चुका है। ये लोग कोई भी नहीं जानते थे। अब थोड़ी देर बाद जंगरुक यून सेओ को मिलता है और उसे उसका लकी चार्म वाला एक छोटा सा मिरर देता है जो कि गुम हो गया था। वो उससे कहता है कि एटलीस्ट मैं सारे दिन में कुछ तो तुम्हारे लिए कर सका और ये भी बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे जेलसी होती है जब ये सारे लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते और मुझे तुम्हारी केयर नहीं करने देते। अब उसके मुंह से जेलसी का शब्द इतना क्यूट लगता है कि यून से उसे किस कर लेती है और उसके बाद जंगरुक भी उसे वापस किस करता है और ये भी बोलता है कि मुझे परमिशन देने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरा अधिकार है। अब वो लोग ट्रिप से वापस आ जाते हैं और उनके दिन इसी तरह से हंसी खुशी बीते जा रहे थे और यहाँ पर यून सेओ को थोड़ी सी फिक्र भी हो रही थी। उसका सिर्फ 1 ही महीना वापस काम का रहता था और वो चाहती थी कि जंगरुक को सारा सच बता दे कि वो किस लिए यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई है, अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये सीक्रेट उसने रखा हुआ था। लेकिन जब भी वो उसे कुछ बताना चाहती थी तो बस कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी और वो उससे ये रियलिटी शेयर नहीं कर पाती। अब वो एक दफ़ा जंगरुक को अपने ही एक फेवरेट ड्रामा के बारे में बताती है और जंगरुक रात को बैठकर वही ड्रामा देख रहा था और इतने में उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके सामने आ जाती है और बस उससे रहा नहीं जाता। उसे अपने सामने देखकर उसे तुरंत ही किस कर लेता है और बताता है कि तुम इस ड्रामा में कितनी सुंदर दिख रही थी। अब एक दिन जंगरुक से यून सेओ कहती है कि आज तुम लंच के टाइम पर नहीं थे तो मैंने लंच स्किप कर दिया, मुझे अकेला खाने की आदत नहीं है। जंगरुक उससे कहता है कि आदत तुम्हें डालनी चाहिए क्योंकि तुम्हें सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ की केयर होनी चाहिए और उसके बाद वो उसकी ट्रेनिंग भी कराता है कि अकेले में कैसे खाना खाते हैं। अब यहाँ पर जंगरुक उसकी एक फ़ोटो भी बनाता है और यून से उसके साथ काफ़ी इंजॉय भी करती है। अब एक दफ़ा यून से अपने मैनेजर से मशवरा करती है कि मैं अपने बॉस जंगरुक को बताना चाहती हूँ कि मैं अगले किसी ड्रामा के प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हूँ, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि कॉन्फिडेंशियल इशू है, ये ज़रा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में जाते हैं तो पता चलता है कि उन्हीं की ही एक कोलीग की टीनेजर बच्ची का बुलिंग का केस चल रहा है और जंगरुक कहता है, ऑफर करता है कि मैं वो ये केस ले सकता हूँ, लेकिन वो बच्ची बिल्कुल भी स्पीक आउट नहीं कर रही थी। यहाँ पर यून से भी जाकर उससे डिस्कशन करती है और उसके बाद जंगरुक भी, और इन द एंड वो बहुत अच्छे से मम्मी की और बेटी की आपस में बॉन्डिंग भी ठीक करा देते और उसके केस को भी अब जंगरुक ही हैंडल करेगा। और फिर इसी के साथ ही ड्रामे में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है और वो ये था कि मिस्टर ली गोंग, जो कि 3 साल पहले यून सेओ को एक स्कैंडल में फंसाकर खुद अब्रॉड चला गया था, वो वापस आ गया है। उसके आने का सुनकर यून सेओ के एजेंसी का सीईओ और मैनेजर दोनों डर जाते हैं क्योंकि उसने आते ही सबसे पहले यून सेओ के नाम पर एक गिफ्ट भी भेजा था, मतलब कि वो आज भी उसे स्टॉक करेगा, उसे परेशान करेगा और वो उसकी और जंगरुक की फोटोज भी इकट्ठे देख रहा था।
लेकिन यून से सबसे बिल्कुल बेखबर थी और उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि वो तूफान जो 3 साल पहले थम गया था वो अब फिर से उसका पीछा करने लगा है। अब एक दिन ऑफिस के डिनर से वापसी पर जंगरुक यून से को ड्रॉप करने के लिए आता है और वहां पर उसके घर के बाहर खड़ा होकर वो उसे हक करता है और उसे गुड नाइट बोलता है। और उसी टाइम पर लाइव भी उनको कोई देख रहा था। ली गोंग ने यून से का पीछा करना शुरू कर दिया था। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में जंगरुक और यून से दोनों सारे कोलीग्स के बीच बैठे हुए थे और यहाँ पर वो सीक्रेटली एक दूसरे से रोमांस करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पकड़े भी जाते हैं और यून से को एक्टिंग करनी पड़ती है जैसे उसकी आंख में कुछ पड़ गया था। और तो और कोलीग्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक भी होने लगता है क्योंकि एक दफा ऑफिस के डिनर पर भी वो दोनों आपस में तो कोई बात नहीं कर रहे थे लेकिन चैटिंग कर रहे थे। अब वो लोग स्टेज में जाकर सीक्रेटली किस भी करने वाले थे कि इतने में ऊपर से कोई आ जाता है तो वो लोग काम के बारे में कोई डिस्कशन करने की एक्टिंग करने लगते हैं। अब वो लोग अपने सीक्रेट ऑफिस रोमांस को काफी इंजॉय कर रहे थे। और एक दिन यून से वो जंगरुक को कहती है कि कल मैं घर पर तुम्हारा वेट करूंगी, मेरे घर आना, हम दोनों इकट्ठे मूवी देखेंगे। जंगरुक भी बहुत एक्साइटेड होता है और यून से का भी यही हाल था। वो नेक्स्ट डे उसके घर पर आता है। अब वो दोनों काफी नर्वस भी हो रहे थे और शर्माए भी जा रहे थे। यहाँ पर वो उसके लिए वाइन भी लेकर आया था कि गुड नाइट स्लीप के लिए अच्छी होती है। अब वो सोचने लगते कि कहीं ये रात भी तो यहीं पर बिताने के बारे में नहीं सोच रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है कि हमारा फिल्म देखने का प्लान तो बस हवा में उड़ जाएगा क्योंकि डीवीडी प्लेयर वहां पर नहीं था। वो फिक्स कराने के लिए मैनेजर लेकर चला गया था और लैपटॉप पे मूवी देखने का कोई खास मजा नहीं आने वाला था। तो बस वो उसका घर देखता है, उसके अवार्ड्स देखता है और उसके साथ बहुत अच्छा टाइम भी बिताता है। अब रात को वो दोनों इकट्ठे वाइन पीते हैं और यहाँ पर जैसे ही थोड़ी सी वाइन पीती है यून से के अंदर के दिल की बातें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। वो ये कहने लगती है, तुम्हारे आने के बारे में सोच सोच कर मैं इतनी नर्वस थी और बहुत कुछ इमेजिन कर रही थी कि हम दोनों क्या क्या करेंगे। अब जंगरुक आगे बढ़ता है और कैंडल लाइट में उसे किस करके कहता है कि क्या तुम ये इमेजिन कर रही थी। और बस उनके इसी क्वालिटी टाइम के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट डे भी यून से को वो किस भूल ही नहीं रही थी। उसे हर जगह बस उसी किस का ही ख्याल आने लगता है। लेकिन उसके मैनेजर ने उसे बोला था कि आजकल तुम केयरफुल रहना, कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा, कुछ ऐसा तो नहीं नोटिस किया। और बस बेचारी यून से कुछ ज्यादा ही केयरफुल हो जाती है। आज एक अंकल पार्किंग में उसके पीछे पीछे चल रहे थे उसका पेन वापस लौटाने के लिए, लेकिन उसे लगने लगता है कि वही पीछा करने वाले हैं जिसके बारे में मैनेजर ने बोला था। वो उनसे लड़ती है और ऑफिस में भाग जाती है। लेकिन इन दी एंड पता चलता है कि तो जंगरुक के अपने ही डैड थे, उसके होने वाले ससुर जी। उसने इंप्रेशन बहुत खराब कर लिया था उनके सामने। और तो और जंगरुक का खुद भी अपने डैड के साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं लग रहा था। वो जल्दी उससे मिलने के बाद नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जंगरुक को पता चलता है कि एक्चुअली उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और इसी के बारे में वो एक केस करना चाहते हैं। यही डिस्कशन करने वो अपने बेटे के ऑफिस में आए थे। अब जंगरुक उनके पीछे पीछे उन्हें मनाने के लिए जाता है, उनसे सारी बातें क्लियर करता है और उनसे कहता है कि मैं हूं ना, मैं आपका सहारा बनूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और यून से बेचारी अलग शर्मिंदा हो रही थी अपने बॉयफ्रेंड के डैड के सामने, इतना खराब इंप्रेशन। लेकिन जंगरुक उसे तसल्ली देने लगता है कि तुम बहुत अच्छी हो और उनको बहुत पसंद आओगी, बस ये टेंशन ओवर हो जाए। अब यून से उसे अपने डैड की अच्छे से केयर करने को कहती है और तो और उनके लिए टेंशन रिलीव करने के कुछ पोर्शन भी साथ में भेजती है। और यही जाकर जंगरुक अपने डैड को देता है और उन्हें लगने लगता है कि मेरा बेटा कब से इतना केयरिंग हो चुका है। लेकिन जब वो फोन पर उसे बातें करते सुनते हैं तो पता चल जाता है कि उसकी सेक्रेटरी कम गर्लफ्रेंड का काम है। अब थोड़े दिनों बाद डैड के साथ वो यून से की एक मीटिंग कराता है। वो लोग इकट्ठे डिनर कर रहे थे। यहाँ पर यून से बहुत संस्कारी बनने की कोशिश करती है और जंगरुक को तो बस अपनी गर्लफ्रेंड की साइड लेनी थी। वो एक्सप्लेन करने लगता है कि उस दिन मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई, लेकिन लग रहा था कि वो रिश्तों के बारे में बात करते हुए भी बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा है जैसे जज के सामने कोई आर्ग्यू दे रहा हो। यून से शर्मिंदा तो बहुत होती है लेकिन इन दी एंड डैड मान जाते हैं जिसकी वजह से वो बहुत खुश थी। अब उसके बाद वो अकेले में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और उसे एक बहुत क्यूट सा नेकलेस भी गिफ्ट में देता है। ये देखकर यून से बहुत खुश थी। अब उसके बाद वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। यहाँ पर यून से नोटिस करते कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है और यहाँ पर जंगरुक को भी एहसास होने लगता है कि वाकई कुछ ऐसा है। इतने में वही गाड़ी उनके सामने आकर रुक जाती है, उनका रास्ता रोक लेती है और उस गाड़ी में से निकलता है ली गोंग, जिसे देखते ही यून से वो बहुत डर जाती है। पर जंगरुक गाड़ी से बाहर निकलकर उससे बात करने लगता है। अब एक तरफ तो यून से बहुत ज्यादा डरी हुई थी जबकि दूसरी तरफ सामने खड़ा ली गोंग मीनिंगफुल नजरों से बार बार उसे ही देखे जा रहा था। और बाद में वो जंगरुक से ये कहकर चला जाता है कि मैंने समझा कोई और है। और फिर उसके बाद ड्राइवर उनका बीच बचाव कराता है और वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन जंगरुक को समझ आ गई थी ये कौन सा ली गोंग है।
वो यून सेओ से पूछता है और उसी टाइम पर यून सेओ के फ़ोन पर मैसेज भी आता है और वहाँ पर ली गोंग ने यही कहा हुआ था कि तुम्हें किसी और के साथ खुश देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे चीट कर रही हो। जंगरुक को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कोई एक्शन लेना चाहता था लेकिन यून सेओ उसे मना कर देती है। कहती है कि मैं पहले ही इस सब की वजह से बहुत सफ़र कर चुकी हूँ और मैं दोबारा से स्कैंडल्स के बीच नहीं आना चाहती, इसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहती। अब यून से उसे सारी कहानी सुनाती है और बताती है कि ली गोंग उसका एक पोजेसिव फैन था। वो बहुत क्रेजी लगता था अपने स्टार्ट की लुक्स से ही। पहले तो वो उससे इन्वेस्टर बनकर मिला था और कहता था कि मैं तुम्हारा फैन हूँ, लेकिन फिर एक दफ़ा उसने उसकी ड्रिंक में कोई ड्रग मिला दी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी और बस वो सोते हुए घंटों सामने बैठे उसे देखता ही रहा था। इसकी वजह से वो उसे अवॉइड करने लगी थी कि वो कोई पागल और सनकी लग रहा है। लेकिन थोड़े दिनों बाद उसने इनडायरेक्टली उसे बुला लिया जब वो उसे अवॉइड करती थी और यहाँ पर वो उसे बार बार चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे बिलीव करो। और फिर बस उसी बार में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा था और ली गोंग ड्रग्स के केस की वजह से पकड़ा गया और उसके साथ होने की वजह से यून सेओ भी स्कैंडल में फंस चुकी थी। कहती है कि मैं इनोसेंट तो साबित हो गई लेकिन मेरा कैरियर तबाह हो गया। जंगरुक ये सुनकर दुखी हो जाता है और उसके बाद उसकी केयर करने के लिए आज वो उसके घर पर ही रुकता है। वो बेड पर सोती है और यून सेओ नीचे फर्श पर अपना बिस्तर लगाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके लिए नाश्ता बनाती है और उसके साथ काफ़ी खुश नजर आती है। आज लग रहा था कि वो अपसेट नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ वो जंगरुक को काम करने के लिए दिखावा कर रही थी, वरना ली गोंग के वापस आने की खबर उसके हवास पर सवार हो चुकी थी। उसको तो जैसे उसका फोबिया हो चुका था। वो पहले भी एक दफ़ा उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था और अब जब दोबारा से वो स्टार्ट लेने वाली थी वो फिर से आ गया था। जंगरुक उसे चीयर अप करने के लिए अम्यूज़मेंट पार्क में लेकर जाता है क्योंकि हमेशा ड्रामास में ऐसा ही उसने देखा था। लेकिन यहाँ पर झूले लेते समय उस बेचारे का बहुत बुरा हाल होता है और उसे चक्कर भी आने लगते हैं। फिर भी वो यून सेओ की केयर करता है, उसे खुश करने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन जो कुछ भी कर रहा था वो उल्टा ही हो जाता है। उसके लाए हुए ना तो फायरवर्क्स चलते हैं और कॉटन कैंडी भी वो गिरा बैठता है। लेकिन यहाँ पर यून से उससे कहती है कि अपसेट ना हो, तुमने मुझे खुश करने के लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए यही चीज़ सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल है। अब नेक्स्ट डे जंगरुक उसकी सुरक्षा के लिए खुद उसे ऑफिस तक ड्रॉप करता है। यहाँ पर भी एक कार उसका पीछा कर रही थी और उस कार में एक आदमी उसकी सीक्रेटली फोटोज भी बनाने की कोशिश करता है। जंगरुक उसे पकड़ लेता है। उन्हें पता चल जाता है कि ली गोंग के लिए काम कर रहा था। यून से ली गोंग को डायरेक्ट कॉल करके कहती है, कहना मेरी लाइफ में इंटरप्ट करने की कोशिश ना करना। वो बोलता तुम तो बहुत बोल्ड हो गई हो, मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। आज यून सेओ के सीईओ ने उसे एक जगह पर बुलाया था उस अपकमिंग ड्रामा के इन्वेस्टर से मिलने के लिए। अब वो उससे खुशी खुशी मिलने जा रही थी क्योंकि इस ड्रामा के लिए वो बहुत मेहनत कर रही थी। आगे जाकर पता चलता है कि वो सीक्रेट इन्वेस्टर तो ली गोंग है। ये देखकर सीईओ जियोन को भी गुस्सा आ जाता है और उसके साथ साथ यून सेओ भी बहुत बहादुरी से उसे कह देती है कि अगर तुम इन्वेस्टर हो तो मुझे इस ड्रामे में काम ही नहीं करना। ली गोंग उससे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी बोल्डनेस बहुत पसंद आ रही है और इस तरह से बोलकर तुम मुझे और भी प्रोवोक कर रही हो। और उसके बाद यून से वहां से चली जाती है। अब वो ऊपर से जितनी स्ट्रांग दिखाई दे रही थी लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी। बेचारी ने इतनी मेहनत की थी, सब कुछ फिर बर्बाद होने वाला था। वो घर जाकर बहुत रोती है। जबकि उधर जंगरुक को किम के थ्रू एक और बात पता चलती है और वो ये है कि वो आजकल एक केस पर काम कर रहा है जो कि ड्रग्स से रिलेटेड है। और वो केस, उसमें वो एक आदमी जीहू को तलाश कर रहा था और जीहू का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लिंक ली गोंग से भी बनता था। जबकि जंगरुक नेक्स्ट डे आता है और यून सेओ के लिए एक बड़ा सा स्टफ टॉय लेकर आता है। यहाँ पर यून सेओ उसे सच सच बता देती है कि मैं किसकी वजह से लॉ फर्म में काम सीखने के लिए आई थी। लेकिन आगे से जंगरुक बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाता और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूंगा। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ कि तुम किस वजह से सारा कुछ छुपाती रही हो। अब यून सेओ उसका ऑफिस आने का कोई मतलब नहीं बनता था क्योंकि वो ड्रामा करने ही नहीं वाली थी। ये बात पूरे ऑफिस को भी पता चल जाती है और सारे निराश हो जाते हैं। उन सब का यून सेओ के साथ बहुत मन लग चुका था। जंगरुक भी बहुत सैड हो जाता है। सडनली यून से उसका ऑफिस क्विट कर चुकी थी। उसे उसकी बहुत यादें आने लगती हैं। लेकिन फिर 2 ही दिन बाद यून से ऑफिस में पहुंच जाती है। सब उसे देखकर खुश थे तो वो कहती है मैं यहाँ काम करने नहीं बल्कि एज ए क्लाइंट आई हूँ। और वो जंगरुक को कुछ सबूत देती है और कहती है कि ली गोंग मुझे हरास कर रहा है, मैं उसके खिलाफ केस करना चाहती हूँ। ये सुनकर जंगरुक को बहुत खुशी होती है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे इस डिसीजन में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और वो उसे घर तक ड्रॉप भी करता है। अब जब वो अंदर चली जाती है तो पता चलता है कि उसके घर में सीक्रेटली ली गोंग घुस चुका है।
जंगरुक ने भी बाहर उसके एक ड्राइवर को देखा था, उसे भी शक हो जाता है। वो गाड़ी मोड़कर वापस अंदर ले आता है और उस टाइम पर जब वो बिल्कुल पागलों की तरह से यून सेओ को हरास कर रहा था, जंगरुक पहुंचता है और उसे मारकर नीचे गिरा देता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि मेरी गर्ल से दूर रहो। वो वहां पर पुलिस भी ले आया था और उसके खिलाफ इतने सबूत थे कि वो आसानी से अरेस्ट हो जाता है। अब जंगरुक यून सेओ को तसल्ली देता है और कहता है कि किम के पास भी उसके साथी के खिलाफ केस चल रहा है और अब की बार ली गोंग नहीं बच सकेगा। तो अब नेक्स्ट ही डे यून सेओ दोबारा से ऑफिस में वापस आ जाती है और कहती है कि मेरे सिर्फ 2 ही हफ्ते बाकी बचे थे, तो क्यों ना इस काम को प्रॉपरली रैप अप किया जाए एक अच्छे नोट के साथ। इसलिए मैं दोबारा काम करूंगी और जब मेरा टाइम खत्म होगा 3 महीने का, मैं तभी यहाँ से जाऊंगी। और इसके साथ साथ यून सेओ की लाइफ में और भी बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है। ली गोंग के दोबारा पकड़े जाने से अब यून सेओ कहीं ना कहीं क्लियर होती जा रही थी और लोग उसके बारे में पॉजिटिव कमेंट्स भी दे रहे थे। और साथ ही साथ जैसे ही सबको पता चलता है कि वो एक ड्रामे के लिए इतनी स्ट्रगल कर रही है कि रियल लाइफ में उस कैरेक्टर में घुसने की कोशिश की है उसने एक लॉ फर्म में काम करके, तो सब उसके बारे में पॉजिटिव ही रिमार्क्स देते हैं। अब यून सेओ इन सब बातों की वजह से बहुत खुश थी और जंगरुक उसे खुश देखकर खुश था। लेकिन यहीं पर ही उनकी खुशी पर किसी की नजर पड़ जाती है और वो था यून सेओ का मैनेजर, जिसने उसे और जंगरुक को इकट्ठे देख लिया था। उसे पता चल जाता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। वो आकर यून सेओ को समझाता है कि अभी तो तुम्हारे बारे में अच्छी खबरें फैलना शुरू हुई हैं। अगर तुम्हारे डेटिंग की र्यूमर कोई भी स्कैंडल बाहर निकला तो फिर से तुम्हारी पब्लिसिटी का ग्राफ नीचे जाता जाएगा। इसलिए या तो सीक्रेट रोमांस करो, बल्कि मैं तो कहता हूँ इससे फासला ही रखो। वेल, अब नेक्स्ट डे एजेंसी में वही राइटर और डायरेक्टर दोनों आते हैं लव हर्ट्स ड्रामा के, और वो यहाँ पर यून सेओ को अपने ड्रामा में मेन लीड के तौर पर कास्ट कर लेते हैं। अब यून सेओ तो बहुत खुश हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट डे उसके ऑफिस के बाहर मीडिया का रश लगा हुआ था। जंगरुक उसे ऑफिस पहुंचने से पहले साइड से बाहर ले जाता है, उसे उसके घर पहुंचा देता है और कहता है कि तुम परेशान ना हो, आज का दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अब वो ऑफिस से छुट्टी ले लेता है और इसी वजह से उसके अटॉर्नी सीईओ को शक होने लगता है कि कहीं यून सेओ और जंगरुक इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। लेकिन कोई भी उसके साथ एग्री करने को रेडी नहीं था, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि जंगरुक इतना कैपेबल है कि इतनी बड़ी स्टार को पटा सके। जबकि जंगरुक आज का सारा दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताता है और वो दोनों बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और लोकल मार्केट्स में एंजॉय भी करते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, सेल्फीज लेते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। अब इन दी एंड जंगरुक उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है, लेकिन मैनेजर ने जंगरुक को फोन किया था। वो अकेले में उससे मिलता है और उसे बताता है कि मैंने यून सेओ के साथ कितना समय बिताया है, मैंने उसकी पीक भी देखी, मैंने उसका डाउनफॉल भी देखा है और अब जो टाइम है उसके लिए बहुत क्रूशियल है। अगर इस वक्त वो किसी स्कैंडल में फंस गई तो शायद दोबारा कभी ना उठ सके। इस ड्रामा के लिए उसने कितनी स्ट्रगल की है। अगर वो अपने अटर्नी बॉस के साथ लव अफेयर के स्कैंडल में फंस गई तो शायद डायरेक्टर उसे ड्रामे से निकाल दे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम यून सेओ के फायदे के लिए उससे फासला रखो। अब जंगरुक बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। उसने बहुत सोच के फैसला किया था कि वो यून सेओ के लिए कुछ भी कर जाएगा। उसके लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल था और वैसे भी आज यून सेओ का उनके ऑफिस में लास्ट डे था। सारे लोग इकट्ठे डिनर करते हैं यून सेओ को फेयरवेल देने के लिए, लेकिन वहां पर जंगरुक नहीं आया था। उसके बाद जंगरुक उसे अपने साथ वहां से पिक करता है और अकेले में एक फेयरवेल देने के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो उसे एक मूवी दिखाता है जो कि यून सेओ की फेवरेट मूवी थी। वो दोनों इकट्ठे थिएटर में बहुत एंजॉय करते हैं। पूरा थिएटर ही उसकी प्राइवेसी के लिए जंगरुक ने बुक कर लिया था। इस मूवी की एक सैड एंडिंग थी और यहाँ पर बाहर निकलते ही जंगरुक यून सेओ से कहने लगता है कि बिल्कुल इस मूवी की एंडिंग की तरह जैसे वो लड़की अपनी दुनिया में वापस चली गई थी, तुम भी वैसे ही एक प्रिंसेस हो और अब तुम भी अपनी दुनिया में वापस चली जाओ और मैं भी अपनी ही दुनिया में रहना चाहता हूँ। और इसके साथ ही वो उससे ब्रेकअप करने की बात करता है, लेकिन वो उसे रियल रीजन नहीं बताता कि वो ये सारा कुछ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। और बस यून सेओ को रोता धोता वो उसे गुड बाय कहता हुआ वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे ये बात मैनेजर को भी पता चल जाती है। उसे अफसोस तो हो रहा था, लेकिन ये सब यून सेओ के लिए जरूरी था। अब यून सेओ अपने डेस्क से अपना सामान क्लियर करने के लिए नेक्स्ट डे ऑफिस में आती है, लेकिन आज जंगरुक का रंग ढंग हर चीज बदली हुई थी। वो बिल्कुल उससे ऐसे ही कोल्ड बिहेव कर रहा था जैसे उसे जानता ही ना हो, जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग के दिन में था। ये देखकर यून सेओ को बहुत तकलीफ होती है और वो बहुत रोती है।
उधर जंगरुक के लिए भी ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। उसे भी यून सेओ की बहुत यादें आती हैं और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि उसके फ्रेंड्स किम और यूरियम दोबारा से एक कपल बन चुके हैं। वो लोग उससे यून सेओ की बात करते हैं कि उसे भी यहाँ पर हमारे साथ मिलकर ड्रिंक करने के लिए बुलाओ, लेकिन वो कहता है कि वो और मैं हम दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं। और बस उसके बाद जंगरुक अपने आप को लाइफ में हमेशा बिजी रखता था केसेस में, ताकि उसे यून सेओ की याद ना आ सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे था? वो जहाँ कहीं उसकी फोटो देखता था किसी भी बिलबोर्ड पर तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे। जबकि दूसरी तरफ यून सेओ वो आजकल बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले रही थी। उसकी पॉपुलैरिटी दोबारा से पीक पर जा रही थी और उसे अपना ड्रीम का ड्रामा भी मिल चुका था जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। जंगरुक उससे रिलेटेड हर खबर पर नजर रखता था और बस इसी तरह वो उससे कनेक्टेड था, लेकिन रियल लाइफ में उसके सामने नहीं आता था। अब दूसरी तरफ जंगरुक की लाइफ में एक और मुसीबत आ गई थी। उसे पता चलता है कि लास्ट टाइम जिस केस को उसने हैंडल किया था उसमें एक अपराधी था जिसे उसने इनोसेंट साबित कर दिया था, और एक मेंटली रिटार्डेड शख्स था जिसने खुद ही मर्डर करने का एक्सेप्ट किया था। वो सब गलत था। एक्चुअली उस इनोसेंट इंसान को किसी ने फंसाया था और ट्रैप किया हुआ था। उधर यून सेओ उसके भी ड्रामे की शूटिंग में एक ब्रेकअप का सीन आता है जिसमें वो बहुत रोती है। सबको लगा था कि उसकी एक्टिंग कितनी रियल है, लेकिन एक्चुअली उसे जंगरुक और अपना ब्रेकअप याद आ रहा था। अब एक दफा अटर्नी सीईओ को पता चलता है कोर्ट के बाहर कि यहाँ पर ही यून सेओ के ड्रामे की शूटिंग हो रही है, तो वो उससे मिलने के लिए खड़े हो जाते हैं। यून सेओ बहुत खुश होती है उन सब से मिलकर और उनसे सबका हाल चाल भी पूछती है, और इनडायरेक्टली जंगरुक का भी। यहीं पर ही उसे पता चलता है कि वो खुद को एक केस में फंसा रहा है जिसको खुद ही अपराधी साबित किया था। अब वो उसे खुद ही इनोसेंट साबित करने के लिए केस लड़ेगा। ये सुनकर यून सेओ बहुत परेशान हो जाती है। उसे जंगरुक की बहुत फिक्र हो रही थी और जंगरुक की अपने सीईओ अटर्नी से भी काफी लड़ाई होती है इसी बात को लेकर, क्योंकि उसे लगता था कि इससे हमारे लॉ फर्म का इमेज भी खराब होगा। लेकिन जंगरुक का कहना था कि ये सब जानते हुए भी अगर मैं खामोश बैठ गया और वो केस ना लड़ा तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा, मैं सारी जिंदगी पछताता रहूंगा। और उसके बाद जंगरुक बहुत रोता भी है यून सेओ को याद करके, क्योंकि जब कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा होता था वो खड़ी होती थी, लेकिन आज वो बिल्कुल अकेला है। अब उसके बाद जंगरुक नेक्स्ट डे जाता है और अपने सीईओ को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे इस एक्शन की वजह से लॉ फर्म पर कोई भी इफेक्ट हो, इसलिए मैं ये छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली सीईओ अटर्नी और जंगरुक दोनों वर्क रिलेशन से ज्यादा एक दूसरे के फ्रेंड भी थे, और इसी बात पर जब किम को पता चलता है तो वो उन दोनों को ड्रिंक करने बुलाता है और फिर उनकी सुलह करा देता है। सीईओ से कहता है कि 5 साल पहले भी तुमने खुद को एक मुसीबत में डाला था, तब मैंने तुम्हें बचाया था और अपनी लॉ फर्म में लेकर आया था, और अब भी जब तुम मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, चाहे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, मैं तुम्हें लॉ फर्म नहीं छोड़ने दूंगा। उधर यून सेओ को जंगरुक की बहुत फिक्र होती थी। वो डायरेक्टली तो उससे नहीं पूछती थी, लेकिन इनडायरेक्टली स्टारों से कांटेक्ट करके उसका पता करती रहती थी। एक दिन हिम्मत करके वो उससे भी कॉल करती है, लेकिन जंगरुक दोबारा से उसे कोल्डली बिहेव करके तुरंत ही फोन काट देता है। तो वो एक बहाने से उसके ऑफिस में पहुंच जाती है, लेकिन जंगरुक दोबारा से उसे यही कहने लगता है कि तुम शायद भूल चुकी हो, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए हमें फासला रखना चाहिए। यून सेओ बेचारी का बहुत दिल टूट जाता है और मैनेजर भी उसे दुखी देखकर खुद भी दुखी हो रहा था, क्योंकि वो खुद ही इस सब का जिम्मेदार अपने आप को समझता था। अब उसके बाद जंगरुक का केस स्टार्ट हो जाता है। ये केस लेना उसके लिए बहुत मुश्किल था और सबूत इकट्ठे करना भी, लेकिन इन दी काफी सारी स्ट्रगल करने के बाद और अपने फ्रेंड्स की हेल्प से वो उस आदमी को इनोसेंट साबित कर देता है, और जो असली क्राइम करने वाले थे वो सारे पकड़े जाते हैं। और फिर इसके बाद ये सारे केस की खबर मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है और हर कोई जंगरुक की भी तारीफ कर रहा था और उसकी लॉ फर्म की भी, कि इतनी मुश्किल के बावजूद उन्होंने सच का साथ दिया और अपनी गलती को ठीक किया। और फिर उसके बाद यून से उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है और उसे कहने लगती है कि मुझे सच बताओ, तुमने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया? मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती और आज तक मैं तुम्हें ओवरकम नहीं कर पाई। मैं आज भी तड़प रही हूँ। अगर तुमने मेरे लिए कोई सैक्रिफाइस किया तो मुझे इस इंडस्ट्री से बढ़कर तुम्हारी जरूरत है। मैं इसके बगैर रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं। ये सुनकर जंगरुक भी रेजिस्ट नहीं करता और उसे किस कर लेता है आई लव यू कहने के साथ। और उसके बाद यून से उसे अपने घर पर ही ले आती है और उसे बताती है कि पता है कितनी रातें मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे बस तुम्हारी ही यादें आती थी। और जंगरुक भी उससे सॉरी कहता है और उसे कहता है कि ये सारा कुछ मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही तो कर रहा था। और उसके बाद वो दोनों आज एक ही बेड पर सोते हैं, लेकिन उनके बीच एक पिलो की बाउंड्री वॉल थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर यून से उसके लिए नाश्ता बना रही थी कि इतने में उसका मैनेजर आ जाता है और मैनेजर को ना दिखे वो जंगरुक को वॉशरूम में छुपा देती है, लेकिन मैनेजर को भी वॉशरूम ही यूज करना था। अब वो वॉशरूम में घुस जाता है।
जंगरुक को लगा था कि टब में घुसा हुआ वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन यहाँ पर उसका फोन रिंग करने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। और तो और बेचारे जंगरुक के ऊपर शावर भी चल जाता है और उसे कपड़े भी चेंज करने पड़ते हैं। यहाँ पर उसने फुटबॉल वाली एक टी शर्ट पहन ली थी मैनेजर की ही। और फिर जैसे ही वो घर पहुंचता है तो किम उसे देखकर परेशान हो गया था कि तुम सारी रात बाहर रहे हो, लगता है फुटबॉल खेलते रहे हो, वर्कआउट करते रहे हो, तुम्हें इतना दुख है यून से उसे ब्रेकअप का, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। उसे उसी की ही फिक्र होने लगती है, लेकिन ये नहीं पता था कि जंगरुक का तो अपनी गर्लफ्रेंड से दोबारा से पैचअप हो चुका है। वेल, अब यून सेओ के ड्रामे के लिए एक लीगल एडवाइजर की जरूरत थी जो उस लीगल ड्रामा से रिलेटेड उनको कुछ लीगली मशवरे दे सके। यहाँ पर सबसे पहले तो सीईओ अटर्नी जाना चाहता था, लेकिन जंगरुक उसकी जगह जाने की बात करता है और उसी को ही ज्यादा वोट्स मिलते हैं। एक्चुअली इसी बहाने वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ समय बिताना चाहता था। यून सेओ भी उसे वहाँ देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है, लेकिन वो बहुत खुश भी थी। और जब वो दोनों हक कर रहे थे तो दोबारा से ऊपर से मैनेजर भी आ जाता है। अब वहाँ पर जंगरुक भी यून सेओ की शूटिंग देखा करता था। वो जैसे एक्टिंग करती थी उसकी हेल्प भी करता था और इसी बहाने उसके क्लोज आने की कोशिश भी करता रहता था। उधर अटर्नी सीईओ का भी शूटिंग पर जाने का बड़ा मन था, लेकिन जंगरुक की वजह से वो जा नहीं सका था। तो वो बातों बातों में उससे कहने लगता है कि मैंने गॉसिप सुनी है कि वो जो उस ड्रामे का मेन लीड है ना, वो बहुत ठरकी टाइप का है। और ये भी गॉसिप्स हैं कि उसकी और यून सेओ की केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त है, कहीं वो कपल तो नहीं बनने जा रहे। ये सब सुनकर जंगरुक तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और जब इंटरनेट पर सर्च करता है तो पता चलता है कि उस ड्रामे के हीरो को किस मास्टर का निकनेम भी दिया गया है उसके रोमांटिक ड्रामास की वजह से। ये देखकर तो जंगरुक की शक्ल देखने वाली थी। अब एक दिन जंगरुक यून सेओ के साथ था। यहाँ पर यून सेओ उसके साथ कुछ सीन्स की प्रैक्टिस करना चाहती थी और इसी बीच स्क्रिप्ट में वो देख लेता है कि वहाँ पर एक किसिंग सीन भी है और ये देखते ही उसके हाथ कांपते हैं और स्क्रिप्ट ही नीचे गिर जाता है। अब उस बेचारे को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, लेकिन वो किसी से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता था। और जब वो नेक्स्ट डे उसकी शूटिंग देखने के लिए जाता है तो कोर्ट के बाहर के सीन में उन दोनों ने किस करनी थी, लेकिन जंगरुक किसी भी बहाने से वो सीन रुकवाने की बहुत कोशिश करता है। यहाँ तक कहता है कि नहीं, ये तो कोर्ट की तौहीन हो जाएगी। कोर्ट के सामने खड़े होकर ठीक है हक का सीन डाल दें, आप हैंड शेक करा दें, पर किसिंग सीन एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इतने में थोड़ी देर बाद वो कोर्ट के ही कैफेटेरिया में दो प्रोसिक्यूटर्स को रोमांस करते हुए देख लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि किम और यूरियम ही थे। अब ये देखकर तो वो बहुत एम्बैरस होता है। वेल, आज रात को जंगरुक का अपने कोलीग्स के साथ एक डिनर था। वहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे और यून सेओ को भी अपने बॉयफ्रेंड की पोजेसिवनेस का पता चल चुका था। वो भी वहाँ पहुँच जाती और सबके सामने अनाउंस कर देती, कहती है कि जंगरुक की एक गर्लफ्रेंड है। वो सब हैरान होते हैं कि कैसे पॉसिबल है, तो वो कहती है कि ये मैं ही हूँ। पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन वो सबको यकीन दिलाती है कि सच में ऐसा ही है। और ये सुनते ही अटर्नी सीईओ का तो इतना दिल टूटता है कि वो बर्नर पर ही हाथ रख के अपना हाथ ही जला बैठता है। और फिर उसके बाद यून सेओ जंगरुक से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच कुछ भी सीक्रेट ना रहे। आहिस्ता आहिस्ता हम अपना रिलेशनशिप सबको रिवील कर देंगे। और हाँ, जहाँ तक ड्रामे की बात है, वो सब सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रोफेशन है और मेरी रियल फीलिंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। जंगरुक भी उसे किस करते हुए कहता है कि आज क्या मैं अपनी लाइन क्रॉस कर सकता हूँ, और ऑफ कोर्स वो भी उसे यस कर देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यून सेओ के लिए जंगरुक नाश्ता बना रहा था। यून सेओ बहुत खुश होती है। अब उसके बाद जब वो वापस आता है तो किम तो दोबारा से उसे देखकर परेशान हो जाता है कि सारी रात वर्कआउट करता रहता है। लगता है कि यून सेओ से टूटे हुए दिल को आगे बढ़ा नहीं सक रहा। अब वो और यूरियम दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि हम अपने फ्रेंड को ब्लाइंड डेट पर भेजेंगे, शायद इसे कोई अच्छी लड़की मिल जाए और ये आगे बढ़ सके। उधर अटर्नी सीईओ का भी जले हुए हाथ के साथ बुरा हाल था और वो जंगरुक पर बहुत गुस्सा भी करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना अरसा मुझसे सीक्रेटली रोमांस करने की। जबकि उधर जंगरुक को उसके फ्रेंड्स ने खुद मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन आगे एक ब्लाइंड डेट वाली गर्ल भेज देते हैं। अब यहीं पर ऊपर से यून सेओ पहुंच जाती है और वो ये देखकर गुस्से में आ जाती है। और तो और उस लड़की को जंगरुक बहुत पसंद आ गया था। अब यून से उसे साइड पर लेकर जाती है और उस पर बहुत गुस्सा भी करती है कि तुम इतने चार्मिंग, इतने हैंडसम क्यों हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त क्यों है कि जो भी लड़की तुम्हें देखती है तुम्हारे पर ही फिदा हो जाती है। मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ। और जंगरुक को उसकी जेलसी से बहुत खुशी होती है। यून से एक दफा लाइव स्ट्रीम कर रही थी, वहाँ पर वो कुछ क्वेश्चंस करती है और सबसे पहले जंगरुक उसके क्वेश्चंस के आंसर्स करता है, जिसकी वजह से वो उसे लाइव कॉल पर ले लेती है। यहीं पर उसे पता चलता है कि तो उसका अपना ही बॉयफ्रेंड है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। अब उसके बाद यून सेओ ने कुछ अरसे के लिए अब्रॉड चले जाना था, 1 महीने की शूटिंग पर। अब उनके बीच दूरियां तो आ जाती हैं, लेकिन फोन पर वो हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे और एक एक पल की खबर रखते थे।
जंगरुक ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो प्यार में इतना दीवाना हो जाएगा, इतना सोबर सा, इतना सीरियस सा अटर्नी अब बिल्कुल टीनेजर बॉयज की तरह अपनी गर्लफ्रेंड का परवाना बन के फिरता था। लेकिन एक दिन उसे न्यूज में नजर आता है कि एक गॉसिप चल रही है, और वो ये है कि यूनसू अपने ही ड्रामे के मेन लीड के साथ आजकल सीक्रेटली डेट कर रही है। ये देखकर उसका बहुत दिल टूटता है और उसके कोलीग्स भी उसे तसल्ली देते हैं कि सच में ऐसा नहीं हो सकता, ये सब सिर्फ गॉसिप ही है। और एक्चुअली जंगरुक को इस सब की कोई परवाह भी नहीं थी, पर यूनसू बहुत डरी हुई थी क्योंकि जैसे ही वो वापस आती है वो उसका फोन ही नहीं उठा रहा था। उसे लगता है कि मुझसे नाराज हो गया है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है तो आगे जंगरुक ने उसके लिए एक सरप्राइज रेडी किया हुआ था। वो उसका बहुत अच्छे से वेलकम करता है और कहता है कि मैं इस तरह के हर स्कैंडल के लिए रेडी हूँ और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, कोई भी ऐसी खबर मुझे शेक नहीं कर सकती। अब उसके बाद यूनसू जंगरुक को अपने साथ एक जगह शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाती है, उसके लिए एक बेस्ट ड्रेस सिलेक्ट करती है और वो उसे टक्सीडो पहनाकर अपने साथ एक जगह लेकर जाती है। और वो थी रेड कारपेट पर उसकी बहुत अरसे बाद एंट्री, जहाँ पर वो सारी दुनिया के सामने अनाउंस कर देती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और वो यही है, अटर्नी जंगरुक। यूनसू को किसी स्कैंडल की र्यूमर्स की कोई परवाह नहीं थी और वो दुनिया के सामने अपना लव रिप्रेजेंट करती है और वो जंगरुक को बहुत चेरिश करती है। इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।